हेलो बच्चों, वेलकम टू अनअकैडमी क्लास 12 चैनल। आप लोग खुश तो बहुत होंगे क्योंकि बैक टू बैक चैप्टर्स आ रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी यूनिट विद इन 2 days हमने ख़त्म कर दी एंड वी हैव नाउ स्टार्टेड इकोलॉजी। और इकोलॉजी में हम लोग आज शुरू कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? वी आर स्टार्टिंग ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है, अभी एक और गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ क्या है, आप लोग को पता ही होगा ऑलरेडी दैट ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में हमारा जो सेशन चैप्टर है ये उड़ चुका है। ठीक है, बहुत ही छोटे से वी हैव ओनली 2 टॉपिक्स लेफ्ट। और वो 2 टॉपिक हमारे पास कौन कौन से हैं? एक हमारा है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, एंड द नेक्स्ट वी हैव इज पॉपुलेशन इंटरेक्शन। ये 2 टॉपिक हमारे रहने वाले हैं और पूरा चैप्टर में कुछ बाकी कुछ बचा ही नहीं है। और ये 2 टॉपिक बहुत ही मस्त हैं और आप लोग को मज़ा भी आएगा पढ़ने में क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। इस चैप्टर में थोड़ी सी एक प्रॉब्लम होती है, वो है आपको एग्जाम्पल्स लर्न करने में। तो एग्जाम्पल्स लर्न करने में प्रॉब्लम होगी नहीं अगर आप सेशन को ध्यान से सुनेंगे और जो भी अगर हम स्टोरी कुछ बता रहे हैं उसे अपना दिमाग में एज इट इज़ बिठा लेंगे, फिर तो कोई दिक्कत है नहीं। एक बार कुछ एग्जांपल्स हैं वो आपको लिख के देखने पड़ेंगे। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस चैप्टर इज कि अगर आपको एक बार समझ आ गया ना, देन यू डोंट हैव टू वॉच रिकॉर्डिंग अगेन एंड अगेन, यू डोंट हैव टू रीड इट फ्रॉम योर NCERT एंड टन्स ऑफ बुक्स। ये मेहनत तो नहीं करनी है आपको, एकदम भी नहीं करनी है। क्वेश्चंस भी बहुत लिमिटेड हैं इसमें। ठीक है, रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं, बहुत नए क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग यहाँ से होती नहीं है, तो उसका भी टेंशन है नहीं। ओवरऑल ये बहुत स्कोरिंग है, इस वजह से बहुत कम एफर्ट में आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और ऐसे चैप्टर को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि जहाँ पे आपकी गारंटीड मार्क्स होते हैं कि हाँ अगर हम एफर्ट दे रहे तो वी आर गेटिंग इट बैक। हमेशा हम बोलते हैं बायोटेक एंड मॉल बायो में कोई गारंटी नहीं है कि आपके क्वेश्चंस कहाँ से बन रहे हो और आप कहाँ पे फंस रहे हो। बट ये क्वेश्चन में है कि नहीं, इधर से यही 4 क्वेश्चन आएंगे, तो उसको क्यों नहीं कर लेते हैं, उसको हम करके ख़त्म करते हैं ना। तो चलिए बच्चों शुरू कर देते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको जिसको भी बायोटेक यूनिट जाके कवर करनी है, यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, क्लास 12 बाय अनअकैडमी का। और आपका बायोटेक प्रिंसिपल क्या, बायोटेक एप्लीकेशन भी आ चुका है यहाँ पे। तो तुम्हारे ओवरऑल सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ओनली 3 चैप्टर्स आर लेफ्ट। सो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेना नहीं है। लेकिन थोड़ा सा यार आप लोग ना कमेंट कर रहे हो ना लाइक कर रहे हो, मतलब क्या है ये, मतलब ऐसे नहीं करो भाई। तुम लोग के लिए रात में 2 बजे हम वीडियो बना रहे हैं, तुम लोग से लाइक भी नहीं किया जाता। चलिए, सो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट की हम शुरुआत करते हैं। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट है क्या? सबसे पहले पॉपुलेशन क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। बट उससे पढ़ने से पहले आपको पता है 30 नवंबर जो कि हमारा ये आज है, मतलब जिस दिन आपका वीडियो जाएगा उस दिन आपको ये मिलने वाला है। 30 नवंबर को बेटा आपका 25% ऑफ उड़ने वाला है। और यूजुअली देखो 20% तो चलो आ भी जाता है, ऑफर आ जाता है, बट 25% थोड़ा रेयरली आता है, इस वजह से ले लो। और इंटरेस्टिंग बात है कि प्राइस बहुत ही कम हो चुका है आपका। ओवरऑल अब 4000 रुपये नहीं तो आपका लॉस हो जाएगा आप कल नहीं लोगे। और आपके लिए ना बहुत अच्छे बैचेस, बहुत अच्छे कोर्सेज आएंगे। सैम्पल पेपर के आ रहे हैं, उसके बाद आपके आ रहे हैं पूरे सारे 1 शॉट का सारे चैप्टर का अलॉन्ग विद नोट, चीट सीट, माइंड मैप। तो आप ना कहीं एकदम फ्री हो जाते हो। एक आपने बैच ज्वाइन कर लेते हो, उसके बाद आपको पता है कि हाँ ये क्लासेस हैं और हमें यहाँ पे इस टाइमिंग पे सिर्फ आपको क्लास जाना होता है। बाकी ये नहीं कह रहे नोट्स यहाँ से ढूंढनी है कि लेक्चर यहाँ से ढूंढना है। कितना भी हम लिंक अटैच कर देते हैं यूट्यूब के लिंक में, बट आप लोग को नोट्स और सब में प्रॉब्लम होती रहती है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे शॉर्ट आउट हो जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद अस पर्सनली। आप हमसे कॉल पे बात कर सकते हो, तो वो एक डर, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन हर कुछ बना रहता है। एंड ऑफ कोर्स आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो। तो कोड यूज़ कर लो निकिता लाइव और आ जाओ। और बाकी 30 सितंबर को जो है आपका मॉक भी है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी है। ठीक है, इसमें आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आ जाएंगे। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। आपके मॉल बायो का है और आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और बायोटेक प्रिंसिपल, इन 3 का है। बायोटेक प्रिंसिपल का 1 शॉट देख के चले जो सारे क्वेश्चंस मिल जाने हैं तुम्हारे, सारे तीनों का ही। तो तुम्हारा क्या है, अच्छा सा वाउचर भी है, तुम्हारी 90% तक स्कॉलरशिप है, तो हाई चांस है तुम्हें सब फ्री में मिल जाएगा। तो 1 बजे स्कॉलरशिप दे लो और स्कॉलरशिप में देख लो कितने % तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना सब्सक्रिप्शन ले लो, बट कल ही ले लेना। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं कि पॉपुलेशन, व्हाट इज़ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन यहाँ पे क्या है, देखो स्लाइड में आपको बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे जो हम सिर्फ आपको समझाएंगे, बट यहीं पे कुछ ही स्पेसिफिक पोर्शन है जो आपको लर्न करने हैं। तो जिसको हम ब्लॉक मार्क के लर्न करना लिख देंगे, आपको बस वही लर्न करना है। उसी को अगर आप चाहें तो आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं और आपकी नोट्स भी बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी तरफ से
बेसिक इंट्रो है। सो आइए आते हैं पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन कुछ नहीं है, अगर एक किसी गिवन टाइम पे एक जोग्राफिकल रीजन में हम टोटल एक पर्टिकुलर स्पीसीज के कितने ऑर्गेनिज्म हैं, कितने इंडिविजुअल है, वही पॉपुलेशन है। जैसे राइट नाउ लखनऊ में इस वक्त इस टाइम पे या इस डेट पे या इस ईयर में इस पूरे जोग्राफिकल रीजन में कितने इंसान हैं, तो ह्यूमन की पॉपुलेशन हो जाएगी ऑफ 2023। तो इसी को हम लोग क्या लिख देते हैं, इसी को हम लोग देते हैं इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज फाउंड इन अ जोग्राफिकल एरिया। यही हमारा है एट अ गिवन टाइम, एट अ गिवन टाइम, ठीक है। यही हमारी पॉपुलेशन की डेफिनेशन हो जाएगी। देखो टाइम यहाँ पे मैटर करेगा, टाइम यहाँ पे इस वजह से मैटर करेगा बिकॉज पॉपुलेशन डिफर करती है। आप जोग्राफिकल रीजन बढ़ा दो, अभी लखनऊ की प्लेस में इंडिया की आपसे पूछ लें, आपका पॉपुलेशन इंसानों का ही बदल जाएगा। सो इफ यू विल चेंज द जोग्राफिकल रीजन देन पॉपुलेशन विल चेंज, इफ यू विल चेंज द टाइमिंग पॉपुलेशन विल चेंज, इफ यू इवन चेंज द स्पीसीज तब तो भाई फिर पॉइंट ही नहीं है, आप किसी और की ही पॉपुलेशन काउंट कर रहे होगे, ठीक है। अब यही आपको बोला गया है कि लेकिन पॉपुलेशन में ऐसा नहीं है कि आप अभी इस वक्त हम काउंट कर लें अपनी इंसानों के साथ में हम यहाँ के जितने भी मच्छर हैं उनकी भी काउंट कर लें, नहीं, स्पीसीज आपकी सेम होनी चाहिए। तो वही आपको बोला गया है कि जो इंडिविजुअल है मतलब ऑफ सेम स्पीसीज, ये आपको लिखने का पॉइंट ही नहीं है क्योंकि सेम स्पीसीज का मतलब ही यही होता है। एक मिनट मुझे देना, तो मुझे पानी लेके आना चाहिए, आई एम सो सॉरी। सेम स्पीसीज़ का मतलब आपका क्या होता है, सेम स्पीसीज़ का मतलब आपका होता है कि जो इंटरब्रीड आपके कर सकें, ठीक है। सो आपके लिए ये छोटू सा क्वेश्चन है, इसको आप ज़रा सा सोचिए एंड आई एम कमिंग जस्ट इन 1 मिनट। Hello बच्चों, I'm back. Thank you for the patience. Cool. चलिए ये भी थोड़ी देर बाद बताते हैं क्वेश्चन था क्या। अगर आपको आंसर आ चुका हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो आप यहाँ तक लिख के अगर आप कर लेंगे तो भी आपके लिए फिर बढ़िया है। अच्छा सेकेंड, यहाँ पे क्या बोला है कि जो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है किसी पॉपुलेशन में, वो एक इंडिविजुअल होता है। अब उसी इंडिविजुअल को ग्रुप को बना लो, तुम्हारी पॉपुलेशन हो जाएगी। सिंपल सी बात है, वही सेम चीज़ को बार बार रिपीट किया गया, आपको सिर्फ हाफ वाला पार्ट उठाना है, अपने नोट्स में लिखना है, आपको लर्न करना है, बात खत्म, ठीक है। अब देखो एक सेकंड तुम्हारा डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे जंप कर रहे हैं। पहले अगर आप लोग जो बच्चे स्टेट बोर्ड के होंगे उनको यहाँ पे भी बहुत सारा कुछ मिलेगा इस टॉपिक के आने के पहले। समझो आधी बुक पूरी, आधा चैप्टर पूरा उड़ा दिया है, मोर देन हाफ एक्चुअली, जस्ट 5% ऑफ योर ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन विच इज राइट नाउ इन CBSE सिलेबस। तो CBSE वाले बच्चों खुश हो जाओ, टैप योर बैक, इट्स लकी फॉर यू गाइज, नहीं तो बहुत पंगा था इस चैप्टर में। अच्छा सो यहाँ पे आपको बोला गया एक क्वेश्चन बार बार आपके बोर्ड्स में आता है कि अच्छा ये मुझे बताओ कि आपका क्या डिफरेंस होता है किसी ऑर्गेनिज्म में किसी पॉपुलेशन में, मतलब कि क्या वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो पॉपुलेशन शो कर सकती है बट एक इंडिविजुअल कभी नहीं शो कर सकता। वो आपकी 4 चीज़ें होती हैं। सेक्स रेशियो मतलब कि हम मेल फीमेल का रेशियो आप किसी एक ऑर्गेनिज्म के रेफरेंस में कैसे निकाल पाओगे भाई, नहीं निकाल पाओगे। मेल फीमेल का रेशियो हम तब निकाल पाएंगे जब हम एक पॉपुलेशन को कंसिडर करें राइट नाउ कि हाँ इंडिया की सेक्स रेशियो कितना है, मतलब इंडिया में कितने मेल पे कितने फीमेल हैं, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सेक्स रेशियो। सेकेंड हमारे पास क्या होगा कि आपकी बर्थ रेट एंड डेथ रेट हम तब निकालते हैं, पॉपुलेशन के निकाल सकते, किसी इंडिविजुअल को नहीं निकाल सकते कि उसकी बर्थ रेट डेथ रेट क्या है। बर्थ रेट डेथ रेट है क्या कि बेसिकली 1000 ऑर्गेनिज्म में से 1000 इंसानों में से कितने पर ईयर आपकी कितने का जन्म हो रहा है, जन्म की जो रेट है वो बर्थ रेट, जो डेथ जितने लोग की मृत्यु हो रही है वो डेथ रेट, एज सिंपल एज दैट। ये भी हम इंडिविजुअल के लिए निकाल सकते हैं। थर्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन आप एक इंसान की कौन सी डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे, ठीक है, तुम्हारा हाफ तो एज डिस्ट्रीब्यूशन भी एक इंडिविजुअल का होता है, ठीक है। क्या होता है कि चलो इस राइट नाउ इन लखनऊ लेट्स से कि 25 लोग आपके प्री रिप्रोडक्टिव एज में हैं, 50 लोग रिप्रोडक्टिव में हैं और 100 लोग आपके पोस्ट रिप्रोडक्टिव में हैं। तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपनी पॉपुलेशन को हम 3 ग्रुप में क्लासीफाई कर दे रहे हैं। इसी को हम लोग आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब कि इस एरिया में डेंसिटी कितनी है। डेंसिटी इज नथिंग, इट्स बेसिकली पॉपुलेशन का साइज। पॉपुलेशन साइज को ही टेक्निकल टर्म में हम पॉपुलेशन डेंसिटी बोल देते हैं। तो ये चारों चीज़ें इन्हीं को हम बोलते हैं पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट, जो कि सिर्फ एक पॉपुलेशन शो करता है, वो है बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, एज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। इनमें से चारों पांचों चीजें आपकी कोई भी और नहीं शो कर सकता है, ठीक है। इंडिविजुअल वही आपको बोला कि पॉपुलेशन के पास आपका क्या होता है, ग्रोथ होता है, बर्थ होता है, रेट होता है, हर कुछ होता है पॉपुलेशन, बट किसी भी एक इंडिविजुअल के पास नहीं होता है,
ठीक है। ऑफकोर्स इंडिविजुअल अगर नहीं है तो पॉपुलेशन बनेगा नहीं, अलग बात है, ठीक है। टू मेक अ पॉपुलेशन वी विल नीड इंडिविजुअल, बट to determine sex ratio or simply to determine age distribution we will need a population। हम किसी इंडिविजुअल का नहीं निकाल सकते हैं। इस बात को हम बार बार एम्फेसाइज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से PYQs आया, अगर आप कोई भी अरिहंत वगैरह उठा के देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पे सेक्स रेशियो आपका दिखाया गया है कि कैसे कैसे बढ़ते हुए घटते हुए आया है हमारे इंडिया का, ठीक है। मतलब किसी टाइम पे हम लोग अच्छे हुआ करते थे, देख रहे हो, बोलते हैं 90s में लोग पुराने ज़माने में हुआ करते थे। वी हैड अ रियली गुड सेक्स रेशियो एट दैट टाइम, राइट नाउ वी आर ड्रॉपिंग। चलिए सो आते हैं नेक्स्ट। खैर ये ग्राफ आपको बनाना नहीं है, यू डोंट हैव टू मेक दिस, हाँ, यू डोंट नो नीड टू प्रैक्टिस दिस, ये आपको प्रैक्टिस नहीं करना है, जस्ट यहाँ पे है और अच्छा है, समझ लो। अच्छा अब हम आते हैं बर्थ रेट क्या है। बर्थ रेट कुछ नहीं है, बर्थ रेट की एक सिंपल से डेफिनेशन याद कर लो, बर्थ पर कैपिटा, ठीक है, कि कितने आपके नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं जिनका आपका बर्थ हो रहा है पर 1000 पे, वही आपका बर्थ रेट है इंडिविजुअल के केस में। नंबर ऑफ लाइव यंग वंस बॉर्न और प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम ऑफ अ बर्थ जर्मिनेटेड हैचेड, इतना आपको नहीं लिखना है, सिंपली अगर आप इतना लिख देंगे कि नंबर ऑफ यंग इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम, आपका 1 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे जर्मिनेटेड हैचिंग क्यों बोला गया, क्योंकि बर्थ रेट जनरली हमारे दिमाग में होता है इट्स ओनली दे आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन। ये अलग बात है कि हम लोग यहाँ पे एक्चुअली ह्यूमन के बारे में बात कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर कहीं पे भी आपकी अगर किसी खेत में कितने गेहूँ हो रहे हैं उसका भी हम बर्थ रेट निकाल सकते हैं, जो कि टर्म बहुत अजीब लगेगा क्योंकि उसका बर्थ नहीं हो रहा है, बट हाँ इसी वजह से यहाँ पे बोला जर्मिनेटिंग हैचिंग, ये सारी चीज़ें भी हम उसी में इंक्लूड कर सकते हैं। अब आता है यही बोला कि ह्यूमन के केस में हम लोग क्या करते हैं, कितने लोग का जन्म हुआ, 1000, मान लो 1000 में से कितने लोग का जन्म हुआ पर 1000 पे, ये आपको करना नहीं है। पर कैपिटा का मतलब पर 1000, तो यू डोंट हैव टू लर्न दिस, ठीक है। आगे आपको क्या बोला गया है कि एक सिंपल सी बात क्या है, जो पोटेंशियल रेट होता है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, हमेशा अगर आइडियल कंडीशन में मेंटेन करके रखिए तो अच्छा ही चल रहा होता है, ठीक है। अगर अभी मान लो सबको अच्छा खाने को मिल रहा है, न्यूट्रिशन रहा है, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी सबकी अच्छी है, तो फिर दिक्कत की कोई बात है नहीं, ठीक है। तो यही यहाँ पे कोई दिक्कत की बात, इसको आपको लर्न नहीं करना है, ठीक है। रियलाइज नेचुरलिटी बर्थ रेट अंडर द एग्जिस्टिंग कंडीशन, यहाँ पे ये यू डू नॉट हैव टू लर्न दिस, नो नीड टू लर्न। हम इतनी चीज़ें स्पेसिफाई क्यों कर रहे हैं कि मैम इतना सारा बता रही है कि देखो, हमेशा हम बोलते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। सच बता रहे, ये जिस दिन जान जाओ तुम, ज़्यादा लोग इस पे फोकस करते क्या क्या पढ़ लें, क्योंकि जब आप ये सोचने की कोशिश करते हो क्या क्या पढ़ लें, आप कुछ नहीं छोड़ पाते, फिर ये भी कर ले, ये भी कर ले, एकदम हवा क्रिएट कर देते हो और फिर कुछ काम वाम होता नहीं है। तो इस वजह से यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड इन एवरी सब्जेक्ट, आइदर इज फिजिक्स और केमिस्ट्री, की कहाँ पे हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, बिकॉज ये चीज़ एक्सेप्ट कर लो, अपने दिमाग में बैठा लो, आप बोर्ड्स में हो, यू कैन नॉट टेक इट ऑल एंड दैट इज सो स्टूपिड थिंग टू डू, ठीक है। तो हर एक चीज़ ग्रैब करने की कोशिश मत करो, अभी एकदम करियर ओरिएंटेड, मार्क्स ओरिएंटेड और ऑफकोर्स कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होनी चाहिए, बट इतना भी नहीं है कि हम हर एक टॉपिक को डिटेल में करने मत बैठ जाओ। उससे क्या होगा कि आप सिर्फ कोई एक टॉपिक कर पाओगे, मार्क्स आपके गंदे आ जाएंगे, आपको ज़िंदगी में खुद को प्रूव करने का मौका ही नहीं मिलेगा, आपको अच्छा प्लेटफॉर्म ही नहीं पड़ेगा, ना अच्छा कॉलेज ना कुछ, ठीक है। सो कभी कभी लाइफ में लिमिट इज़ इंपॉर्टेंट। सो राइट नाउ 12th के बच्चों को हम बोलेंगे लिमिट आपको सीखनी ज़रूरी है। फिजिक्स में बिल्कुल भी मत बहको, किसी एक चैप्टर को लेके इतना मत बैठ जाओ कि बाकी चैप्टर्स डुबा दो। ये गलती बहुत बच्चे करते हैं, मैंने बहुत ब्रिलियंट बच्चों को देखा है कि जिनके मार्क्स बहुत गंदे आ रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उनसे नॉर्मल बच्चे उनसे अच्छी लाइफ जी रहे हैं। सो प्लीज़ डू नॉट डू दिस, इट्स हाई टाइम। चलिए डेथ रेट में हम आ जाते हैं अगेन कि कितना हमारा जो है कितनी हमारी जो है नंबर ऑफ डेथ पर यूनिट टाइम है। इट्स वेरी सिंपल चीज़ जो कि LKG UKG फर्स्ट क्लास के बच्चे निकलते हैं। बर्थ रेट टर्म में बता रहे कि कितने लोग की बर्थ हो रही है, सिंपल से बर्थ रेट, कितने लोग की डेथ हो रही है, डेथ रेट। इसमें इतना कुछ आपको क्रिएट करने का ही नहीं है, ठीक है। हाँ बस यहाँ पे इस चीज़ को याद रखो कि हम लोग इंसानों में पर 1000 पे निकालते हैं और कुछ है नहीं, ठीक है। तो वही आपको यहाँ पे भी बोला गया है कि अगर देखो अच्छा चलो इसको बता देते हैं। पोटेंशियल मोर्टेलिटी क्या है, लोएस्ट डेथ रेट इन द आइडियल कंडीशन एंड इज ऑलवेज लेस देन द रियलाइज्ड मोर्टेलिटी। अब देखो ये बोल के आ रहे हैं, चलो इसको थोड़ा आगे करते हैं, छोड़ो यहाँ पे। अभी हमारा बायोटिक पोटेंशियल आएगा एक B-D वाला, तो वहाँ पे ये पॉइंट आपको बताएंगे। देखो यहाँ पे हम लोग को बोला गया है कि पॉपुलेशन जो है वो आपकी कोई भी पॉपुलेशन में अलग अलग एज ग्रुप के लोग होते हैं। अभी आप अपने घर पे देख लो, आपके घर पे कोई बच्चा होगा और शायद किसी की शादी की उम्र होगी, रिप्रोडक्टिव एज में आ रहा होगा, तो कोई बुढ़ा होगा, तो फिर किसी का
आपका नॉर्मल। सो बेसिकली 3 लाइफ चल रहा होगा। अगर हम इसी को टेक्निकल टर्म में बोल दें, इतनी लेमैन्स टर्म में ना बोल के, तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास तीन एक तरीके की एज आ जाती है, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव मतलब जो भी जिनका रिप्रोडक्टिवली जो एक्टिव नहीं हुए हैं, एक्टिव का मतलब है उनकी बॉडी नहीं एक्टिव हुई है बाकी, और रिप्रोडक्टिव का मतलब है कि जो आपकी रिप्रोडक्शन के रेट में आ चुके हैं। जैसे अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल का स्टार्ट हो चुका है, मेल के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है, मतलब दे आर इन द रिप्रोडक्टिव वन। हाँ, इट डजेंट मैटर वेदर दे आर रिप्रोड्यूसिंग और नॉट, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हम एज की हम बात कर रहे हैं, इसको याद रखना। पोस्ट रिप्रोडक्टिव इज बेसिकली जब उनकी अगर फीमेल की बात करें और अगर ह्यूमन की बात करें तो उनका मेनार्क आ चुका है, बेसिकली मेनोपॉज आ चुका है, मतलब उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं वर्क कर रहा है। ह्यूमन की केस में कि उनकी स्पर्म की मोर्टेलिटी, फर्टिलिटी कैपेसिटी सारी डाउन हो चुकी है, ठीक है, तो वो भी आपका क्या आ जाएगा, पोस्ट रिप्रोडक्टिव में आ जाएंगे। सिंपल सी बात है एज। अब देखो जो एज पिरामिड होता है ये आपका 3 तरीके का होता है। यहाँ से आपको कुछ भी लर्न करने का नहीं है, यू डोंट हैव टू लर्न, इट इज़ वेरी ऑब्वियस थिंग, आगे आप पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, तो इसको नोट्स में छापने का पॉइंट है नहीं। 3 तरीके की हमारे पास एज पिरामिड होती है। एक हमारे पास होती है डिक्लाइनिंग, एक हमारे पास होती है ग्रोइंग, एक हमारे पास होती है स्टेबल। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आँखों में बसा लूँगा, ऐसा वाला जो गाना है ना, वो इसके लिए गाओ। दिल में छुपा लूँगा, दिल में मत छुपाओ, दिमाग में इसको छुपाओ। इसको स्कैन कर लो, ये तीनों। क्यों स्कैन कर लो? क्योंकि यहाँ से आएंगे ही क्वेश्चन, ठीक है। ज़रा ध्यान से देखो, हमने पिरामिड बनाई है, 3 तरीके की बनाई है। ये देख लो, नीचे हमेशा जो हमारा बेस होता है, बेस ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द प्री, मतलब छोटे। देखो छोटे, फिर उनसे बड़े, फिर उनसे बड़े, इट्स एज सिंपल एज दैट। इतना टेक्निकल इसमें जाना ही नहीं है, ठीक है। तो प्री रिप्रोडक्टिव एज, फिर रिप्रोडक्टिव, फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अब देखो हमारे पास क्या है, 3 तरीके की है। एक है एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग में प्री वाले ज़्यादा हैं, रिप्रो उनसे ज़्यादा है, सबसे कम आपके पोस्ट हैं, है ना। तो अब देखो, अब इनको एक्सपैंडिंग क्यों बोल रहे हैं, एज क्लियर एज दैट। इसका मतलब कि क्या है कि ये कल को जब रिप्रोडक्टिव में जाएंगे तो इनके बहुत और ज़्यादा बच्चे होंगे, ठीक है। क्योंकि अगर सिर्फ इतने लोग मिलके इतनी पॉपुलेशन क्रिएट कर रखे हैं, इतने लोग मिलके अगर इतनी पॉपुलेशन क्रिएट करके रखे हैं, तो कल को अगर ये ऊपर जाएंगे तो इसका मतलब तो इनका नीचे का और बच्चे हो जाएंगे ना, क्योंकि आने वाले दिनों में बेबीज प्रोड्यूस करने वाले लोग ज़्यादा हो रहे हैं। तो इट मीन्स कि आपकी एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है, मतलब ये बढ़ेगी। इसका अगर शेप देखो तो इसको बोलते हैं ट्राइंगुलर। तो ट्राइंगुलर बना मतलब एक्सपैंडिंग है, ठीक है। स्टेबल अगर देख लो तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे अच्छा इस चीज़ को याद रख लो कि एक्सपैंडिंग का मतलब है, इन एक्सपैंडिंग प्री इज मोर देन रिप्रोडक्टिव, ठीक है। स्टेबल में क्या है, स्टेबल में हमारा प्री जो है वो नियरली इक्वल है आपके रिप्रोडक्टिव के, है ना। प्री रिप्रोडक्टिव PR इज इक्वल टू R। तो अभी देखो स्टेबल का मतलब क्या है कि हाँ, शायद जितने लोग थे, अगर इतनी पॉपुलेशन आज के दिन में क्रिएट है, इसका मतलब आने वाले दिन में इन लोग की डेथ हो जाएगी और ये चले जाएंगे पोस्ट में और ये बनाएंगे उनके बच्चे। तो यहाँ पे क्या होगा, आने वाले दिनों में जितनी है उतनी ही रहेगी। एग्जैक्ट तो होती नहीं, ऑफकोर्स थोड़ा बहुत चेंज होती है, बट हम लोग यहाँ बहुत हाई नंबर में बात करते हैं, फ्लक्चुएशन बहुत हाई होते हैं, ठीक है। ओवरऑल पॉइंट ये है कि हम लोग एक स्टेबल बना रहे हैं। अब स्टेबल के यहाँ पे क्या है, अगर इसका तुम शेप देखो, इसको बोलते हैं बेल शेप्ड है, ठीक है। अगर हम बात करें डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग में क्या होता है, हमारा जो प्री होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है और रिप्रोडक्टिव हमारा हाई होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि आने वाले दिनों में इनके बच्चे कम होंगे, तो इसका मतलब आपका क्या है, ये आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। अब देखो इसको ध्यान से देखो, इसका शेप देखो कैसा आ रहा है, मटके जैसा आ रहा है, अर्न, जिसमें दादाजी की अस्थियां रखी जाती हैं, इसको बोलते हैं अर्न शेप्ड, ठीक है। तो ये भी याद रखना। अब यहाँ पे इसी चीज़ को याद रखना, शेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक्सपैंडिंग का ट्राइंगुलर होगा, बेल शेप का स्टेबल होगा, और आपकी अर्न शेप आपकी क्या होगी, डिक्लाइनिंग होगी, ठीक है। इसको मैं ऐसे याद कराते हैं कि देखो बेल मतलब घंटी, घंटी बजती है, बेसिकली क्या है, जिससे कि हमें टाइमिंग का पता चलता है। टाइमिंग हम अगर हमारे पास अलार्म या टाइम रहता है तो हमारा क्या होता है, हर चीज़ स्टेबल होता है कि हाँ ये इसके बाद ये, हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। वही चीज़ याद रखना, बेल वाला स्टेबल था। डिक्लाइनिंग
याद रखना। अर्न, अर्न हमने आपको बोला है कि इसमें दादा दादी की अस्थियां रखी जाती हैं, तो डेथ से रिलेटेड है। डेथ से याद रखना कि डिक्लाइन, कोई चीज़ कम होना, डाउन होना या डेथ होना, तो उसको याद रखना। बाकी बचा क्या, ट्रायंगुलर स्पेंडिंग, ठीक है। इसको ईटी याद कर लो या कुछ भी याद कर लो, टी याद कर लो, चाय या कुछ भी याद कर लो। तो यहाँ पे बस यहाँ पे ये ही आएगा, शेप आएगा, ये बना के पूछ लिया जाएगा या सिंपली आपको तीनों बनाने को दे दिया जाएगा और आपका कौन सा एक्सपेंडिंग है कौन सा डिक्लाइनिंग है। जितना मैंने कॉन्सेप्ट अभी पिछले 5 मिनट बोला, इसी को बार बार सुन लो, तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में सारी चीज़ें पक्का हैं। तो अभी आपको ये बोला गया यहाँ पे एक कलर वगैरह आपको लर्न नहीं करना है, तो बस यहाँ पे कलर दे दिया है। बाकी आपको भी, हाँ, अगर आप करोगे तो आप कलर की बजाय आप क्या कर सकते हो, एक को ब्लैंक छोड़ सकते हो, एक को शेडेड, एक को डॉट, ठीक है, अगर आप पेंसिल से बना रहे हो तो यहाँ पे आपको ऐसा कोई ज़रूरी नहीं सेम कलर करना पड़े, ये कोई आपका कुछ है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बस हमने बना के रखा है और कुछ है नहीं कि क्या 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 डिनोट कर रहा है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या बोला गया, चलो हमने क्या ख़त्म कर दिया, हमने एज पिरामिड ख़त्म कर दिया। अब देखो यहाँ पे आपको बोला है कि जो पिरामिड का जो साइज़ है वो एक्सप्रेस करता है कि पॉपुलेशन का हैबिटेट कैसा है। ये कैसे, क्योंकि अगर मान लो डिक्लाइनिंग वहीं पे होगी जहाँ पे हमें पता है कि राइट नाउ जो सिचुएशन है वो फेवरेबल नहीं है, तभी इसका मतलब हमारी प्री वाली कम हो रही है और आने वाले देने वाले में कम होगी, ठीक है। तो अगर कहीं पे भी हमारा जो एज डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारे जो पिरामिड है, वो हमें ये भी बता देता है, एक मिनट बेटा, हाँ, हमें ये भी बता देता है कि वहाँ पे ना इफेक्ट कैसा है प्रेडेटर का और पेस्टिसाइड का, जो वहाँ की पॉपुलेशन साइज है, ठीक है। कहीं पे भी डिक्लाइनिंग होगा, अगर प्रेडेटर पैरासाइट भरे पड़े हैं तो क्या ही कर लेगा कोई। तो वही आपको बोला है, जो एक्सपैंडिंग टाइप ऑफ पिरामिड है ये डिपेक्ट करती है कि जो प्री है वो ज़्यादा है रिप्रोडक्टिव फेज से, और आपका टू बी स्टेबल एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव टू बी डिक्लाइनिंग। ये क्या बोल दिया, ये बड़ी मस्त बात बोल दिया। ये बोला है कि अगर देखो तीनों फेज में अगर आप देख लो, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये सबसे कम है ना, तो इसको हम बोल सकते हैं इनके कंपैरिजन में ये डिक्लाइनिंग है, इसके कंपैरिजन में डिक्लाइनिंग है, इसके कंपैरिजन में डिक्लाइनिंग है, तो मतलब सबसे ज़्यादा प्री है। अब उसी को चाहे हम चाहें तो 50,000 तरीके से बोल दें, चाहे हम ये बोल दें कि प्री ज़्यादा उससे कम रिप्रोडक्टिव उससे कम पोस्ट, या उसी को उल्टा बोल दें कि पोस्ट सबसे कम फिर उससे ज़्यादा, तो उसी को 5,000 तरीके से अलग अलग बुक में दिया रहेगा, बट आपको सिर्फ जस्ट उसका याद रखना है कि प्री वाला ज़्यादा होगा स्टेबल में। कमिंग टू द स्टेबल, स्टेबल में आपको बता रहे हैं स्टेबिलिटी दिखा रहे हैं रिप्रोडक्टिव फेज का। क्यों स्टेबिलिटी दिखा रहे हैं, क्योंकि आज जितने लोग रिप्रोड्यूस कर रहे हैं उतने ही लोग आने वाले दिनों में रिप्रोड्यूस करेंगे। रिप्रोडक्शन का डायरेक्ट इफेक्ट होता है पॉपुलेशन पे, बस बात खत्म है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो डिक्लाइनिंग पिरामिड है वो हमारी क्या बता रही है कि आने वाले दिनों में हमारी पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी। रीजन, आने वाले दिनों में बेबीज प्रोड्यूस करने वाले लोग कम हो रहे हैं। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन पॉपुलेशन, आई विल बी टेकिंग एज ए ह्यूमन का पॉपुलेशन, बट ऐसा नहीं है, हम किसी के टर्म में बात कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग को अपने बारे में बात करने की आदत ज़्यादा है, सो वी आर टेकिंग every example from human prospect. Coming to the point, population density is the another attribute of your population size. Population density को ही population size बोलते हैं, इसको हम n से डिनोट करते हैं। It is important कि ये आप याद रखें। अब आते हैं नेक्स्ट की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। पॉपुलेशन डेंसिटी यूजुअली हम बोल देते हैं कि भाई किसी भी एरिया में टोटल कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है, हो गई वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। बट क्या हमेशा पॉपुलेशन डेंसिटी इज ओनली अबाउट द नंबर? पॉपुलेशन डेंसिटी इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग, ठीक है। ये वही सेम चीज़ है, ये भी तुम्हारी 1 मार्क्स में आती है, इसको भी रट लो बच्चों, लर्न इट। जहाँ पे हम 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स, वो अनकहा रूल है कि वो तुम्हें रटना है, ठीक है। और सैम्पल पेपर अगर तुम्हें जो जो चीज़ें मार्क कर रहे हैं तुम अगर उसको कर ले रहे हो तो तुम्हें जब सैम्पल पर सॉल्व करोगे मज़ा आएगा, ठीक है। स्कूल के एग्जाम में तुम्हारे यहाँ से क्वेश्चंस मैच करने वाले हैं, तो टेंशन की बात नहीं है। जिसके भी हाफ ईयरली हो रहे हैं और एग्ज़ाम अगर अच्छे जाएँ तो कमेंट सेक्शन में आके बताओ। मेरी फेवरेट हॉबी, मेरा फेवरेट काम है कमेंट सेक्शन पढ़ना, सो आई लव रीडिंग कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट, पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी आपको ही बोला गया है कि देखो पॉपुलेशन डेंसिटी ना कुछ केसेस में पॉपुलेशन डेंसिटी को मतलब बेसिकली यहाँ पे बोल रहा है कि नंबर को काउंट करना पहली चीज़ कभी कभी तो सेंसलेस है, कोई पॉइंट ही नहीं काउंट करने का, और कभी कभी तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है। सेंसलेस वाला पॉइंट क्या है? सेंसलेस वाला पॉइंट क्या, अब तुम जरा सोचो कि अगर हम चलें कि कोरोना वायरस का हम नंबर काउंट करें, इससे बड़ी स्टुपिडिटी कुछ होगी नहीं, क्योंकि अगली पर वो म्यूटेट हो रहा है। तुम चले गए कोरोना वायरस का तुमने काउंट किया कल्चर प्लेट में, म्यूटेट हो गए, पता चला वेरिएंट दूसरा आ गया, यूएलआई करे तो नया वायरस है। सो समवेयर जैसे कि माइक्रोब्स वगैरह गए, उनको तो काउंट करना ही इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल वाला तो चलो बात छोड़ दो, और कहीं कहीं पे तो मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस कहाँ पे है? जहाँ पे नंबर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। जैसे अगर हम बात करें एक बड़ा सा बनियान ट्री है और उसके नीचे आपके क्या है 200 से 250 छोटे छोटे आपके पार्थेनियम के प्लांट हैं,
ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे पार्थेनियम, अगर आप सोचो कि हमारे पार्थेनियम भले 200-250 हैं, बट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस आपकी किसकी ज़्यादा है, बनियान ट्री की है, क्योंकि वो ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बायोमास बहुत ज़्यादा मैटर कर जाएगा। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि अगर एक एग्जांपल लें कि एक बनियान ट्री है और जो कि बहुत सारे पार्थेनियम से आपका घिरा पड़ा है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बनियान ट्री का निकालना मीनिंगलेस हो जाएगा, एंड दैट ऑफ पॉपुलेशन पार्थेनियम का अगर हम निकालना चाहें तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। बस पॉइंट यही है कि पॉपुलेशन को चल के बैठ के निकालो और तुम्हारे लिए कुछ काम का चीज़ तो है नहीं। तो ये तुम्हारे में एग्जाम्पल दिया गया है, बट यहाँ पे एनसीईआरटी ने भी इसको कॉम्प्लिकेट करके लिखा है। बस आप इतना ही समझो कि कहीं कहीं पे नंबर के बेसिस पे हम उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ सकते। नंबर भले कम हो बट इम्पैक्ट ज़्यादा होता है ना। और कहीं कहीं पे देखो जैसे पार्थेनियम में 200-250 है, तुम बैठ के इसको काउंट करते रहो तो भी तो ठीक नहीं है। नेक्स्ट, अब हम आते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी हमारे पे क्या है जो पॉजिटिव इम्पैक्ट करती है, क्या है जो नेगेटिव इम्पैक्ट करती है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं पॉपुलेशन डेंसिटी के टर्म में। चलो बच्चों आ जाओ पढ़ते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। और कुछ लोग ना टेस्ट नहीं दे रहे हो आज, हमारे कुछ बच्चों ने हाँ आज कुछ बच्चों ने, तो वो नाम बताते हैं किन बच्चों ने, नहीं बस फ़ोन नहीं है। आज कुछ बच्चों ने हमारे 100 क्वेश्चन सॉल्व किया था, 100 MCQ विद इन 60 मिनट्स। सो इट वॉज़ वेरी गुड। और किस चैप्टर का, बायोटेक्नोलॉजी का। तो ये बहुत मस्त स्पीड चल रही है तुम लोग की, मतलब दिल खुश कर दे रहे हो, और क्वेश्चन की तुम लोग की एक्यूरेसी बहुत अच्छी थी। सो वेल डन मेरे बच्चों, नज़र डालेंगे बस तुम्हें। और कुछ महारथी लोग, और ये सारे सेशन फ्री होते हैं MCQs की। MCQs की प्रैक्टिस करो, तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी बेटा। ज़िंदगी सवार दूँ मैं नहीं बहार दूँ, ऐसा वाला गाना हम गाते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आर रियली गुड और वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट लर्न होते हैं। और आपको जिसको भी अगर ये दिक्कत आ रही कि यार मेरे से लर्न नहीं हो रहा है, MCQ सॉल्व करो, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। और आ जाएगा करो स्पेशल क्लास में, स्पेशल क्लास के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रहती है, रिकॉर्डर भी देख सकते हो। अगर ओपन ना हो तो कोड लगा देना निकिता लाइव, ये फ्री है, अनलॉक करना फ्री है। चलिए आते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी पे। पॉपुलेशन डेंसिटी आपको बोला है कि चेंजेस इन एनी टाइम हैबिटेट एट द टाइम टी, ठीक है। ये क्या बकवास है, ये हटाओ। इतना समझो कि पॉपुलेशन कहीं का भी है, 4 चीज़ों पे है। अगर किसी का बर्थ हो रहा है मतलब भाई पॉपुलेशन बढ़ रहा है। अगर किसी के घर में है, अगर बर्थ हो गया मतलब ऑफकोर्स पॉपुलेशन बढ़ेगा। अगर कोई लोग मान लो इंडिया के बाहर चले गए, मतलब इमिग्रेट कर गए, तो कम हो जाएगी। डेथ हो गई तो कम हो जाएगी, या फिर कहीं बाहर से अगर कहीं लोग आ गए, आपके घर में आ गए तो नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यही 4 चीज़ें हैं, 4 फैक्टर्स होते हैं। एक हमारा होता है नेटैलिटी विच इज़ बर्थ रेट, एक होता है इमिग्रेशन। ये दोनों हमारे पॉजिटिव फैक्टर के तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है। कोई आ रहा है, अतिथि देवो भवो, आई हैं कोई आपके यहाँ पे, इन से याद रखना आना। बर्थ तो पता है। मोर्टैलिटी इज बेसिकली डेथ, तो इसको डी से दिखाया जाता है। ऑफ कोर्स इट क्रिएट्स नेगेटिव इम्पैक्ट। इमिग्रेशन, कोई लोग जा रहे हैं, ठीक है। अगर किसी के घर में 10 लोग हैं, अब क्या हुआ, दादा दादी किसी की डेथ हो गई तो ऑफकोर्स नंबर कम हो जाएगा। उसी जगह पे उनके घर पे बच्चों का बर्थ हो गया, बढ़ जाएगा। कुछ लोग पढ़ने बाहर चले गए, कम हो जाएगा नंबर। कुछ के घर में शादी हो के उनके घर में बहू आ गई, नंबर बढ़ गया। तो इमिग्रेशन दैट इज़ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। तो अगर हम तुमसे पूछें एक सिंपल सा फॉर्मूला इसका बता दो, तो फॉर्मूला तुम बहुत आसानी से इसका बता सकते हो। और वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो NT+1, NT+1 इज नथिंग, इट्स बेसिकली योर फाइनल, जिसका हमें पॉपुलेशन जिस टाइम का निकालना है, ठीक है। ये हमारा फाइनल है, फाइनल जो हमें निकालनी है। NT मतलब इनिशियल। अगर हम बोल दें कि आज मुझे एक बात बताओ, चिंटू के घर में कितने लोग हैं 2023 में, तुम बोलोगे अच्छा मैम एक काम करो मुझे ये बता दो 2022 में कितने थे। तो दिस इज 2023 का पॉपुलेशन डेंसिटी, ये आप पता करोगे 2022 का। मान लो मैंने बोल दिया 5 लोग, तो आप पूछ लोगे अच्छा बताओ किसका किसका बर्थ हुआ, मैंने बोला 2, कितने लोग आए 1, तो उसको ऐड कर दोगे, माइनस कितना कर दोगे, कितने लोग का डेथ प्लस आपका इमिग्रेशन हुआ है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको भी रट्टा मार कुकर की सीटी बजा के, एक्चुअली रट्टा मार नहीं, दीज आर द वेरी कॉन्सेप्ट जो कि अगर आप कॉमन सेंस भी यूज़ कर लो ना तो भी समझ आ जाएगा। अगर हमें किसी भी चीज़ में अगर हमें फाइनल निकालना होता है, हम क्या करते हैं, पता करते हैं इनिशियल कितना था और उसमें कितनी चीज़ें ऐड हुई, कितनी चीज़ उसमें से गई। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको दिमाग लगाना है नहीं।
यही बोला है कि इमिग्रेशन और हमारा बर्थ दोनों ही बढ़ाती है पॉपुलेशन डेंसिटी को, और इमिग्रेशन और मोर्टेलिटी दोनों हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी को घटाती है। नॉर्मल कंडीशन में बर्थ रेट और डेथ रेट इन्फ्लुएंस करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को। क्यों इन्होंने इमिग्रेशन और इमिग्रेशन को बहुत ज़्यादा भाव नहीं दिया है? क्यों नहीं दिया है? क्योंकि अक्सर करके क्या होता है, जितने लोग आते हैं उतने लोग चले जाते हैं। समझ रहे हो बच्चों ज़िंदगी में कि नहीं समझ रहे हो? नॉर्मल केसेस में नहीं वर्क करता है, कुछ केसेस में हमारा इमिग्रेशन बहुत भयंकर तरीके से वर्क करता है। कब? जैसे मान लो कोई नई सोसाइटी बनी है तो वहाँ पे इमिग्रेशन बहुत ह्यूज फैक्टर कर जाएगा। कहीं की बिल्डिंग अर्थक्वेक से डूब गई है तो वहाँ पे इमिग्रेशन बेसिकली एग्जिट वाला इफेक्ट कर जाएगा, ठीक है। बट नॉर्मल केसेस में वी ओनली कंसिडर बी एंड डी। इनको हम कहते हैं बेटा तुम पतली गली से निकल लो, बी माइनस डी। अगर इसी को तुम आई और ई को हटा दो, यही तुम्हारा फॉर्मूला कुछ ऐसे बन जाएगा, एन टी प्लस 1, इसके अकॉर्डिंग हमारा बन जाएगा एन टी प्लस 1 इज इक्वल टू एन टी, और इसी में हम उठा के क्या जोड़ देंगे, बी माइनस डी, है ना, क्योंकि हम डी और उसको हटा दे रहे हैं, बस बात खत्म है। अब देखो यहाँ पे ना हमारे पास क्या आता है, दो तरीके का ग्रोथ आ जाता है, दो तरीके का ग्रोथ आ जाता है, दो तरीके का हमारे पास आ जाता है कर्व। क्या आ जाता है? दो तरीके का ग्रोथ आ जाता है और दो तरीके का हमारे पास आ जाते हैं कर्व। एक मिनट रुको बच्चों, रात के 2:30 बजे कोई तो वीडियो बनाओ और ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन इनको रटाओ। सो चलिए बच्चों, वैसे मेरी सेशन आज ख़त्म हुई थी कितने बजे, 11 बजे। हाँ, मैंने सोचा था 12 बजे तक तो हम शूट करना स्टार्ट कर देंगे, 2 बजे तक तो ख़त्म कर देंगे, है ना। स्टार्टेड एट 2। सो बच्चों ये गलत बात है। जो प्लान करते हो, है ना, कितना भी आप बेस्ट कर लो, हमेशा कुछ ना कुछ टाइम आपका खिंच जाता है, या आप भी अपनी साथ फील कर रहे होगे। तो अगर जिनके मन में ये ख्याल है ना कि अरे मैं ना नवंबर तक दिसंबर तक मैं सिलेबस कंप्लीट करूँगा, जनवरी फरवरी से मैं सैम्पल पर स्टार्ट करूँगा, हालत ख़राब हो जाएगी तुम्हारी। सो बेटर है फटाफट से अपनी टाइम लिमिट को, जितना आपका टारगेट उससे छोटा रखो, और उसके बाद आप सैम्पल पर फटाफट से करना स्टार्ट करो, ठीक है। विद इन अपकमिंग मैक्स टू मैक्स इफ़ यू वांट टू गिव योर, तो आप अपना अक्टूबर का 20 अक्टूबर 15 अक्टूबर दे दो सिलेबस ख़त्म करना, बस, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा अगर टाइम ले रहे हो गलत कर रहे हो। एटलीस्ट आपका हर चैप्टर एक बार तो हो ही जाना चाहिए, उससे ख़राब है तो बहुत गलत कंडीशन में हो तुम, ठीक है। सो खैर हम कंप्लीट कर देंगे 20 तक। सो बच्चों देखिए ज़रा सा, दो ग्रोथ है। क्या है ये ग्रोथ? आपके टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम ग्रोथ निकाल लें, ग्रोथ मॉडल निकाल लें, ठीक है। एक हमारा होता है बेटा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है। क्या होता है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और एक हमारा होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ। ये ग्रोथ मॉडल जो है ये 5 मार्क्स में आता है, 1 मार्क्स में आता है, 2 मार्क्स में आता है, यहाँ से सब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ग्रोथ मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में ये बोला गया है, ये हम लोग कब बताते हैं? एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है कि वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। इसको पैराग्राफ को मत देखो, इसका ग्रोथ का सिंपल सा मतलब है एक्सपोनेंशियल वाले का कि हमने मान लो इधर टाइम दे दिया और इधर पॉपुलेशन साइज दे दिया, तो हमारी ग्रोथ जो है पॉपुलेशन की बढ़ती जा रही है। ये कहीं ना कहीं ये बहुत रियल चीज़ नहीं है ना, ये बहुत अनरियलिस्टिक चीज़ है, और बहुत कम टाइम के लिए ऐसा होता है और बहुत कम स्पीसीज में ऐसा देखा जाता है। लेकिन जब भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, अगर आप ध्यान से देखो, ये जे शेप्ड कर्व बन रहा है, ठीक है। तो आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में अगर पॉइंट आपको याद रखने हैं तो ये है कि यहाँ पे जे शेप्ड कर्व बनेगा। जे शेप्ड कर्व रिप्रेजेंट्स दैट वी हैव एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तभी होता है जब हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हों और कोई भी इन्वायरमेंटल हिंड्रेंस ना हो, ठीक है। उनके लिए सब कुछ बस भाई सजाया रखा हो, तभी हो सकता है, बाकी हो नहीं सकता। वही आपको बोला है कि जब इन्वायरमेंटल कंडीशन टोटली सुटेबल हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशन आपकी क्या हो, टोटली सुटेबल हो, ठीक है, और जो रिसोर्सेज हैं वो आपके अनलिमिटेड हों, तो पॉपुलेशन साइज एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है। और ऐसा क्या बोला गया कि जब डार्विन ने ऐसा ऑब्जर्व किया था, कब? जब वो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी डेवलप कर रहे थे। समझ आ रहा है? इनके अकॉर्डिंग नेचुरल सिलेक्शन में क्या हुआ था, जो जिसके लिए कंडीशन वगैरह सब एकदम बढ़िया थी, जो फिटेस्ट था वो फटाफट पॉपुलेशन करके बढ़ाया जा रहा था। बट अप टू ए लिमिट, खैर, बट हम यहाँ पे इनको डार्विन बाबा को नहीं कर रहे हैं, तुम्हें सिर्फ इतना यहाँ पे याद रखना है बस, ठीक है, ये उड़ा दो। अब देखो यहाँ पे आपको बोला गया है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, ठीक है। यहाँ पे आपको बोला गया है कि
हम एक्सपोनेंशियल का निकालना चाहते हैं। अगर हम इसको डिफरेंशियल, नॉर्मली क्या होगा, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉरी बच्चों, जस्ट गिव मी अ मिनट, यहाँ तो बहुत समस्या दिख रही है। चलो यहाँ पे दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का, आपको एक इक्वेशन दी है ना, NT इज इक्वल टू N0 ERT। ये इक्वेशन क्या है, इससे सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा एक नॉर्मल इक्वेशन पे आ जाते हैं। नॉर्मल इक्वेशन पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग काम करते हैं। नॉर्मल इक्वेशन अगर हम बात करें कहीं पे भी ग्रोथ का, हम लोग मॉडल जो कर रहे थे, हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग ये कर रहे थे कि आपके पास, अच्छा यहाँ पे ना क्या किया गया, NCERT ने थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट किया है। तो हम लोगों ने क्या किया था, देखो यहाँ पे NT को इन्होंने ले लिया पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टी टाइम, N0 को ले लिया इन्होंने बेसिकली पॉपुलेशन डेंसिटी एट द बिगनिंग, जिसको हमने वहाँ पे N लिया था और जिसको हमने वहाँ पे NT+1 लिया था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, थोड़ा बैक आते हैं, बैक हम लोग ये आते हैं, पहले के अकॉर्डिंग क्या था, पहले के अकॉर्डिंग हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी का, पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या फॉर्मूला था, इट वाज वेरी सिंपल कि हमारे पास हम लोग कर रहे थे NT+1 इज इक्वल टू N0, है ना, इसी में उठा के ऐड कर दो, सॉरी N0 नहीं था, इज इक्वल टू NT, इसी में उठा के ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो, बर्थ माइनस डेथ। हमने इमिग्रेशन हटा दिया था क्योंकि NCERT ने बताया कि वो बहुत बड़ा फैक्टर नहीं प्ले करता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है, ग्रोथ मॉडल में इसी का सिंबल चेंज कर दिया है, NT+1 को बेसिकली जिसका हमें निकालना है उसको NT कर दिया है, और जो हमारे को इनिशियल पता है उसको N0 कर दिया है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर्मूला कुछ ऐसा आ जाएगा, B-D, राइट। अब इसी को इन्होंने क्या किया, इसी को इन्होंने डिफरेंशियल फॉर्म में निकाल दिया है। इसी का डिफरेंशियल फॉर्म क्या निकाला है, इसी को भाई डिफरेंशिएट कर दो, क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ N लिया है, सॉरी बच्चों, नॉट NT। Oh God, I really need to take blank slide. Exponential growth, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमारे पास कब होगा, जब अनलिमिटेड रिसोर्स हो, अनलिमिटेड रिसोर्स हो। कैसा करवाएगा, जे शेप्ड करवाएगा, जे शेप्ड करवाएगा। हमने कुछ ऐसा बताया था, ये हमारी टाइम होगा, ये हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी होगा, इसके साथ ऐसे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ठीक है, नॉर्मली हमने क्या बोला था, पॉपुलेशन डेंसिटी का हमने नॉर्मली फॉर्मूला क्या निकाला था, वो निकाला था NT+1 इज इक्वल टू NT प्लस B-D। वाई, क्योंकि हमने इमिग्रेशन को हटा दिया था, हमने बोलता इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बस इसको उठा के नॉर्मली N ले लिया है, इसको उठा के नॉर्मली N0 ले लिया है, इसको उठा के B-D ले लिया है। ठीक है, अब देखो इसी का हम डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ नहीं है, इसी के नीचे लगा दो dN/dt। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, N0 का N0 रहेगा, ये प्लस है आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, B-D। इसको बेटा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं R से। ठीक है, ये हो जाएगा RN। व्हाट इज N हियर, N इज इक्वल टू, सॉरी R इज इक्वल टू B-D। ठीक है, R को क्या बोलते हैं, R को ये लोग B-D बोलते हैं, बर्थ माइनस D को ये लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं आपके RT से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या किया गया है, R को बोल दिया गया है बायोटिक पोटेंशियल, R इज इक्वल टू बायोटिक पोटेंशियल, है ना, मतलब किसी का पोटेंशियल कितना है, बेसिकली बर्थ और डेथ, ये बहुत ही नेचुरल पोटेंशियल हो गया, किसी का मतलब नेचुरल चीज़ें हो गई ना, इसी को एक और नाम दे दिया जाता है, इट इज़ द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इंट्रिंसिक rate of natural increase. Why am I writing it here? I don't know.
टेंशन मतलब आगे अच्छे से लिखा हुआ है। बस मुझे तुम्हें ये दिखाना था कि तुम कभी भी अगर dn/dt इज इक्वल टू RN देखो, तुम्हारा दिमाग ना फिरे, तुम्हें पता हो आया कहाँ से, कुछ नई चीज़ नहीं है, ठीक है। बाकी तुम्हें ये सब हटा दो, इसका सबका तुम्हारे लिए कोई भी मतलब नहीं है। वैसे मैंने क्यों डिलीट कर दिया, क्या ही अच्छा ही रहता, तुम लोग को हमेशा याद रहेगा। अब देखो वही यहाँ पे बोला गया है, NCERT में क्या किया गया है, NCERT में बोल रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे दिया गया है कि अगर हम पॉपुलेशन साइज़ को n ले रहे हैं, बर्थ रेट को b ले रहे हैं, डेथ रेट को d ले रहे हैं और n को ले रहे हैं टाइम t, तो dn/dt रिप्रेजेंट करता है कितना चेंज हो रहा है ना। dn/dt इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द चेंज। अब देखो यहाँ पे उसी को ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेटा कर दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तुम्हारा कर दिया nt इज इक्वल टू n0 ERT, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, इसी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, लर्न दिस, ठीक है। What is NT here? Population density at after time t. What is N0 here? Population density at the beginning of the zero time. And अच्छा तुम्हारी एक just give me a minute. एक्चुअली तुम्हारे NCERT में N0 लिया ही नहीं है, वो नहीं लिया है और डिफरेंशियल इक्वेशन में, but they have changed it here. Let me cross check it just for 1 minute. Just for 1 minute. हाँ सही है, dn/dt की है। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में इन्होंने कुछ भी n0 nt कुछ नहीं लिया है, बस जो हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे लिखे इनिशियल है, जो निकाल रहे फाइनल हमें निकालना है, इतना उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं करने का है, ठीक है। तो ये बस इस चीज़ को तुम्हें याद रखना है, nt इज इक्वल टू पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर t, ये यहाँ से तुम्हारा आता है डायरेक्ट, तुम्हारा ये चीज़ आ जाती है कि यहाँ पे क्या चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। r क्या, r बोल रहा है डार्विन फिटनेस है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है, इसी को बायोटिक पोटेंशियल बोलते हैं। ये तुम्हारी बेस की वैल्यू है 2.71828, ठीक है, ये भी आपको लर्न करना है। अब हम आते हैं, एक बार थोड़ा सा हम रिकैप कर देते हैं, ये थोड़ा सा क्योस हो गया ना। मैंने आपको क्या पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ा है कि ग्रोथ मॉडल दो होते हैं, एक होता है एक्सपोनेंशियल, एक होता है लॉजिस्टिक। ग्रोथ एक्सपोनेंशियल में हमने क्या बोला कि वहाँ पे सब दो चीज़ सिर्फ ध्यान रखनी है, अनलिमिटेड रिसोर्स है, पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, जे शेप आएगा। दूसरी चीज़ है वहाँ का एक फॉर्मूला डिफरेंशियल फॉर्मूला होता है dn/t इज इक्वल टू RN। सेकंड चीज़ आपको याद रखना है कि वहाँ पे क्या है, nt इज इक्वल टू n0 ERT, बस इतनी सी चीज़ तुम्हें याद रखना है। वेर nt इज इक्वल टू पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, n0 इज इक्वल टू पॉपुलेशन डेंसिटी जब हमने स्टार्ट किया था, या फिर हम सिंपली लिख सकते हैं nt इज इक्वल टू पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम t एंड n0 इज इक्वल टू पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, ठीक है। r इज इक्वल टू इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, या फिर सिंपली इसको बायोटिक पोटेंशियल बोलते हैं। और b आपको पता ही है बर्थ है, d आपको पता ही है, बट यहाँ पे b और d आपको कुछ करना नहीं। a क्या है, इज बेसिकली आपकी बेस है जिसकी वैल्यू आपकी है 2.71828, बस इतनी चीज़ आपको याद रखना और कुछ याद रखना है नहीं। बोल दो वाह मैम, बस इतनी सी बात है, बस इतना सा ख्वाब है कि जितना हम तुमको पढ़ाए तुम लोग को सब याद हो जाए, तुरंत के तुरंत याद हो जाएगा। अगर कोई भी थोड़ा सा भी कॉपी पेन लेके बैठ रहे हो ना, हम जो जो पॉइंट्स बोलते जा रहे हैं कि हाँ ये करो, सिर्फ उनको को उठा के ना छाप लो। आई एम टेलिंग यू, ये नोट्स आई विल गिव यू, बट जो बच्चे प्लस बैच में उनको तो एकदम साथ में हम ब्लैंक स्लाइड पे पूरा लेके एक एक लाइन लिखते हैं, उन्हें साथ लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो यूट्यूब के बच्चे हैं, यू कैन मेक योर ओन नोट्स एंड इट विल बी गुड, या फिर टेलीग्राम पे ज्वाइन करो, वहाँ पे नोट्स तो मिल ही जाएंगी, बट बोलेंगे हम खुद से बनाओ, ठीक है। ये हमारा सजेशन है, टाइम तुम्हारे पास है। चलिए अब हम आते हैं एक ग्रोथ मॉडल जिसको हमारा यहाँ पे क्या है, लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ इज एक्चुअली गुड वन, ठीक है। ये है रियल ग्रोथ, ये है मोर रियलिस्टिक, क्योंकि असली जमाना ऐसे ही चलता है बच्चों, मोर रियलिस्टिक ग्रोथ है ये, ठीक है। ऐसा हमने क्यों बोला, ऐसे क्यों चलता है, क्योंकि असली में होती क्या है कि कभी भी टाइम के साथ में स्टार्टिंग में किसी भी चीज़ की पॉपुलेशन ना स्लोली बढ़ती है, फिर बाद में स्पीड में बढ़ना शुरू होती है, आफ्टर पॉइंट स्टैटिक हो जाती है, ठीक है। एक एग्जाम्पल के साथ बताते हैं। अच्छा पहले हम तुम्हें एक्सपोनेंशियल वाले एग्जाम्पल के साथ बताते हैं। एक्सपोनेंशियल वाला एग्जाम्पल ऐसे समझ लो, जैसे देखते हो कभी कभी बारिश हुई रहती है, बारिश वाले कीड़े थोड़े टाइम उनके लिए हर कुछ फेवरेबल होता है, तो फॉर अ मोमेंट तो उनका अच्छा खासा एक्सपोनेंशियल जाता है। बाकी मैंने आपको बोला ना एक्सपोनेंशियल इज़ नॉट रियलिस्टिक वन, तो उसके रियल एग्जाम्पल उतने एग्जिस्ट भी कम ही करते हैं। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा लॉजिस्टिक हम आपको समझाते हैं कि अगर मान लो हमने एक बैक्टीरिया लिया, ठीक है, एक हमने कल्चर प्लेट में बैक्टीरिया ग्रो कराना शुरू किया, तो स्टार्टिंग में प्लेट में क्या होगा, स्टार्टिंग टाइम में बेटा बैक्टीरिया अपने एम्बियंस को समझेगा, तो वो क्या करेगा, स्लोली ग्रो करेगा, है ना। तो उसको बोलते हैं लैग फेज मतलब स्लोली। तुम लोग बोलते हो ना मैम क्लास लैग करिए, तो लैग हो गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका जब उनको समझ आता है अच्छा हमारा एम्बियंस क्या है, एक बार के थोड़े उनका सेट हो गया, स्पीड में बढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है, ये हो जाता है लॉग फेज। या यहाँ पे अगर ध्यान से देखो समवेयर ये एक्सपोनेंशियल बढ़ रहा है, ठीक है। अगर आप देखोगे एसेलरेशन फेज इसको बोलते हैं,
स्पीड में बढ़ रहा है। कभी कभी इसको बोल दिया जाता है कि कौन सा ऐसा फेज़ होता है लॉजिस्टिक का जो आपकी एक्सपोनेंशियल फेज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो वो आपका एक्सेलरेशन फेज़ है, क्योंकि यहाँ पे बढ़ता ही बढ़ता है। बट आफ्टर पॉइंट क्या है, कल्चर मान लो अगर प्लेट है तो वहाँ पे फूड खत्म होने लगते हैं, स्पेस खत्म होने लगता है, तो उनको सबको क्या करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे आफ्टर पॉइंट स्पीड कम हो जाती है और आपके ये हो जाते हैं स्टैटिक। ठीक है, और इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं स्टैटिक फेज़। स्टैटिक फेज़ पहुँच गया मतलब कि आपकी लिमिट हो चुकी है। लिमिट किस चीज़ की हो चुकी है, वहाँ की जो भी चीज़ में आप ग्रो करा रहे थे उसकी जितना उसकी कैपेसिटी है वो डन हो चुकी है। तो हम बोल सकते हैं कि जब भी स्टैटिक फेज़ पे आए वो आपकी कैरिंग कैपेसिटी उसकी फुल हो चुकी है, कैरिंग कैपेसिटी फुल हो चुकी है। इसी को हम अगर सेकंड एग्जांपल पे समझा दें, मान लो हमने जो है 1 अरब की 5000 फ्लैट बना दिए। अब क्या किए, तुम लोग अमीर हो गए कुछ दिन में, और तुम लोग स्टार्टिंग में जब पता चला, स्टार्टिंग में किसी को पता नहीं होगा ना, जब तुम लोग को पता चला स्टार्टिंग में 1-1 2-2 लोग आए, फिर सबको पता चले वाह बहुत अच्छा है, सब स्पीड में आ गया, आफ्टर पॉइंट सारी ऑक्युपाइड हो गए, किसी को दे ही नहीं रहे, तो क्या हो गया, फिर से स्टार्टिक हो गया। इट्स एज सिंपल एज दैट। या फिर सिंपली कोई स्कूल खुलता है, स्टार्टिंग में स्टूडेंट एडमिशन होते हैं, लैग फेज, स्पीड में फिल होने लगा, एक्सेलरेशन फेज, सारी सीट फिल हो गई, डन। ठीक है, तो स्टैटिक फेज तो मतलब कि क्या है, स्टैटिक फेज पहुंच गया मतलब रुक चुका एडमिशन, मतलब वहाँ की कैपेसिटी फुल हो चुकी है, कैरिंग कैपेसिटी। यहाँ पे के रिप्रेजेंट किया जाता है, वहाँ पे हम लोग के वगैरह कुछ था ही नहीं एक्सपोनेंशियल में। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल हम लोग सपनों की दुनिया में जी रहे थे और हमारे अकॉर्डिंग हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो आपके अनलिमिटेड हैं। ठीक है, अच्छा असिम्प्टोटिक फेज आपके एंजाइटी में दिखाई नहीं गया, बट कभी कभी आपका क्या होता है, ड्रॉप कर जाता है, जब न्यूट्रिशन एकदम खत्म हो जाता है, उसको असिम्प्टोटिक फेज बोलते हैं, बट आपके यहाँ पे किया नहीं गया है। ठीक है, तो वही आपको बोला कि यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा क्या किया, dn/dt तो तुम्हारा ओरिजिनल वाला ही है, बस ये kn-k ये एक तरीके का इन्वायरमेंटल हिंड्रेंस है, ये पूरा इन्वायरमेंटल हिंड्रेंस है, इन्वायरमेंटल हिंड्रेंस। अगर हम बोले तो इन्वायरमेंटल हिंड्रेंस कुछ भी, कुड बी एनीथिंग बेटा, हो सकता है कि बाढ़ आ गई, हो सकता है जगह खत्म हो गई, हो सकता है खाना खत्म हो गया, मतलब उसी को ओवरऑल कंबाइनली हम लोग इन्वायरमेंटल हिंड्रेंस बोल देते हैं। और बाकी तुम समझ लो ये एक्सपोनेंशियल का ही इक्वेशन है, सिर्फ यहाँ पे हमने बाकी फेवरेबल कंडीशन हमने उठा कंसिडर कर ली, इसलिए वो भी आपका मैटर कर रहा है। ये देखो तुम्हारा हर चीज़ ठीक है, सिर्फ यहाँ पे के को याद रख लेना, कैरिंग कैपेसिटी मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल दैट एनवायरमेंट कैन सपोर्ट और सस्टेन। ठीक है, और जब कैरिंग कैपेसिटी आप ज़्यादा तंग करते हो तो धरती का गुस्सा बढ़ता है और वो बोलते हैं अच्छा हो अर्थक्वेक ले आते हैं। ठीक है, सो कैरिंग कैपेसिटी मेंटेन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करें, आपको पता है वर्ल्ड की पॉपुलेशन के बारे में कुछ ज्ञान है, थोड़ा पढ़ लेना कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन ग्रो हो रही है 1.10 पर ईयर से, और एक्सपेक्टेड है 2023 में 30 में 8.6 बिलियन हो जाएगी। वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी इस वक्त 50 पॉइंट समथिंग मेल हैं और 49%। वर्ल्ड पॉपुलेशन इज ऑलमोस्ट इट्स गुड ना। इंडिया की बात करो अटैक आ जाएगा फिर सेक्स रेशियो भी देख के, पॉपुलेशन ग्रोथ भी देख के, और कितनी स्पीड में है, एक्स्ट्रा अलर्ट नॉट फॉर एग्जाम। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कि देखो लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, बेसिकली 2 चीज़ें होती हैं। हमने आपको वो क्या बोला कि 2 तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना। हर किसी को दुनिया के हिसाब से चलना है, इन्वायरमेंट के हिसाब से चलना है। 2 टाइप की स्पीसीज़ होती हैं, एक होती हैं जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, बट उनके जो बच्चे होते हैं बहुत छोटे छोटे ही होते हैं। मच्छर वगैरह देखते हो, एक साथ बहुत सारे होते हैं बट बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, अक्सर करके उनकी जो लाइफ स्पैन खैर यहाँ पर मत कनेक्ट करो, छोड़ो। और कुछ लोग के बेबीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं बट नंबर बहुत कम होता है। तो वही यहाँ पे बोला है कि 2 फॉर्मेट आपको मिलेगा। एक मिलेगा तुम्हें आर इज़ द डार्विन का फिटनेस वैल्यू। अच्छा वाई दे आर सेइंग आर डार्विन का फिटनेस वैल्यू है, क्योंकि आर हमारा क्या था, आर वॉज नथिंग, आर यूज टू बी इक्वल टू बी माइनस डी, बर्थ माइनस डेथ। बेसिकली हमारी क्या है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस को रिप्रेजेंट तो कर ही रहा है ना कहीं ना कहीं। तो ऑफकोर्स अगर आर किसी का अच्छा है मतलब कि उसकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस अच्छी, और डार्विन को इसी से मतलब ही था, तो वही आपको बोला कि फिटनेस वैल्यू होती है रिप्रोडक्टिव की ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, यहाँ पे आपको बोला कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि आपका बैम्बू हो गया, पैसिफिक हो गया, सैल्मन फिशेस हो गए, ये साल में सिर्फ एक बार ब्रीड करते हैं, जबकि कुछ जो होते हैं वो आपके कई बार ब्रीड करते हैं। बेसिक फैक्ट है और तुम्हारी एनसीईआरटी का लाइन है, तो यू हैव टू लर्न दिस। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो लाइफ हिस्ट्री ट्रेट है किसी ऑर्गेनिज्म का, डिपेंड करता है कि वहाँ के बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स कैसे हैं और वहाँ का हैबिटेट आपका कैसा है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ओह नो,
ठीक है, सो हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। एक होते हैं, इस चीज़ को याद रखना, यहीं पे लिख लो कि ऑर्गेनिज्म जिनके हाई नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग होते हैं, हाई नंबर ऑफ हैव स्मॉलर साइज ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बच्चे ज़्यादा होंगे नहीं। कुछ भी बकवास लिख दिया भाई। एक्चुअली आई वॉज नॉट श्योर मैंने लिखा क्या, और मुझे चेक करने में ज़्यादा टाइम लगता लिखने से। सो हम क्या बोल रहे हैं, दो कैटेगरी हो गई। एक हो गई नंबर हाई एंड साइज लो। साइज I need sleep, sorry, size heavy, नंबर लो। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम बात करें हम लोग में, ह्यूमन है ना, मैमल्स, हम लोग में देखो एक बच्चे होते हैं किसी के, जनरली दो, ट्रिपलेट वगैरह तो बहुत रेयर देखा जाता है, बट साइज ठीक ठाक होती है। ठीक है, और अगर नंबर और इसका देख लो तो मॉस्क्यूटो ले लो। ठीक है, या फिर तुम्हारे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है, रीड एनसीईआरटी एंड लुक फॉर दिस एग्जाम्पल। कमेंट सेक्शन में इसका एग्जाम्पल मुझे बताना। बहुत सुंदर से तुम्हारे एनसीईआरटी ने इसका एग्जाम्पल दिया है, अच्छा है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, हाउ इज द वर्सेस लॉजिस्टिक ग्रोथ डिस्क्राइब। देखो, वर्सेस पर लॉजिस्टिक ग्रोथ का फुल नेम है, इसको याद रखना। ठीक है, तो यही है dn/dt इज इक्वल टू RN KN माइनस के। नीचे में K है, इशू याद रखना, ऊपर में K माइनस N है। पॉपुलेशन डेंसिटी डिपेंडेंट ऑन विच फैक्टर, तुम लोग कर सकते हो कि कितने कितने फैक्टर पे है। अच्छा, याद रख लेना, कभी कभी पॉपुलेशन हमें कहीं कहीं पे ना हम लोग सिर्फ बेसिकली पग मार्क या फिर फीकल मटेरियल चेक कर लेते हैं। जैसे शेर वगैरह का हम नंबर नहीं काउंट कर सकते, तो वो कितना फीसेस बेसिकली किए हैं या फिर वहाँ पे निशान पैरों के कितने हैं उससे हम पता करते हैं, क्योंकि हम जाके उनको उनके केप पे नॉक नॉक कौन आया, हम बोलेंगे हम आए, बोले क्यों आए, अच्छा सर्वे करना था तुम्हारे घर में, अच्छा शेर तुम्हारे कितने बच्चे हैं, अच्छा शेर नहीं तुम्हारे इतने बच्चे हैं, पता चलेगा कहीं और डाइजेस्ट हो रहे होंगे अगले आधे घंटे में। अच्छा, अब आते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर सी बात है, बड़ी प्यारी प्यारी सी बात है, और गॉड इस बात को मैंने 1 घंटे में बताया है। इसी बात पे हम बहुत स्पीड में लेक्चर ख़त्म कर रहे हैं, बस मुझे 1 मिनट थोड़ा सा दे दो। आई हैव टू चेक वन थिंग, बट चलो कोई नहीं, लॉक्ड है। सो पॉइंट ये है बेटा कि आपको पता है कि पॉपुलेशन इंट्रैक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। पॉपुलेशन इंट्रैक्शन है क्या, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन ये बताता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो अगर आपके इंट्रैक्ट नहीं करेंगे तो अकेले कोई जी ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है ना। इम्पॉसिबल इस वजह से है क्योंकि जस्ट इमेजिन, अच्छा हमारे लिए जितना इंपॉर्टेंट बायोटिक फैक्टर से इंट्रैक्ट करना है उतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए अबायोटिक फैक्टर से भी इंट्रैक्ट करना है। अगर आप सोचो कि आप पानी ना पियो, हवा ना खाओ, जिंदगी चली जाएगी, और चलो हमने सोच लिया कि चलो हवा पानी लेते, क्या अकेले कोई स्पीसीज जी पाएगी? नहीं, इंट्रैक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंट्रैक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट गिव मी मिनट, नो डू नॉट गिव मी मिनट, पता नहीं, 1 मिनट बच्चों। हाँ, सो यही हो गया कि कोई भी स्पीसीज ना आइसोलेशन में सर्वाइव नहीं कर सकती है। एक्चुअली चेक करते कल तुम लोग का सुबह का सेशन लॉन्च है कि नहीं, जो कि बहुत ज़रूरी है। चलिए, सो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर हमारे लिए दोनों ज़रूरी हैं, ये हमें पता है। देख लो कितने सुंदर सुंदर हैं, इनसे मिल लो ज़रा, हाय हेलो कर लो। ठीक है, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन जो है आपका 2-3 तरीके का हो सकता है। एक तो हो सकता है फ़ायदे वाला, एक तो हो सकता है नुकसान वाला, एक तो हो सकता है न्यूट्रल वाला, कि हाँ ना फ़ायदा ना नुकसान, और डिट्रीमेंटल इसकी लॉस,
है ना। ये आप पता है दूसरे स्पीसीज को छोड़ दो, अगर सिर्फ आप अपने रिश्ते को अगर आप देख लोगे ना, आपको पूरी पॉपुलेशन इंट्रैक्शन समझ आ जाएगी, ठीक है। अगर आपकी क्लास में ही आप देख रहे होते कुछ ऐसे होंगे जो कि आपका बड़ा फायदा होगा, उसका भी फायदा होगा, उसका भी, शायद आप उसकी ड्राइंग बना रहे होगे, वो आपको किसी सब्जेक्ट में हेल्प कर रहा होगा। कुछ होते हैं जो आपका लॉस ही करा रहे हैं, उनका ही फायदा चल रहा है। कुछ हैं जिनसे कुछ खास मतलब नहीं, आए गुड मॉर्निंग बोल दिए नहीं तो नहीं। सो इट्स द सेम कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास जो स्पीसीज हैं, वी हैव लाइक वन इज प्रिडेशन, सेकेंड इज कॉम्पिटिशन, कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म, कॉम्पिटिशन एंड अमेंसलिज्म। व्हाट इज प्रिडेशन? प्रिडेशन मतलब एक का फायदा दूसरे का लॉस, ठीक है। अब तुम गए और जाके तुमने एक क्या कर दिया, मुर्गी को पकड़ के काट के खा गए, ठीक है। तो क्या हो गया, आप प्रीडेटर हो गए, वो प्रे हो गई, उसका लॉस हो गया, उसमें जिंदगी चली गई, आपका क्या हुआ, आपका पेट पूजा हो गया, ठीक है। अब आता है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में एक का प्रॉफिट होता है, दूसरे का ना लॉस ना ही प्रॉफिट। इसका एग्जांपल अगर हम आपको बताएं तो जैसे आपके पास है कोई चीज़ एक्स्ट्रा पड़ी है, इफ़ समवन वांट्स दे कैन टेक इट, है ना, आपका उतना कुछ खास लॉस होता नहीं, हाँ ठीक है भाई रख लो। तो कमेंसलिज्म आपका यही है, ठीक है। इट्स लाइक कि आप कहीं पे जा रहे हो, उसी रास्ते में आप जा रहे हो। कमेंसलिज्म क्या हो, कमेंसलिज्म का एग्जांपल थोड़ा ऐसे समझो। कमेंसलिज्म इज लाइक कि आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में सेम रास्ते आप जा रहे हो, मान लो आप स्कूटी से अपने स्कूल जा रहे हो और कोई आपका क्लासमेट जूनियर मिल गया, हे यार प्लीज़ ड्रॉप मी ओवर देयर, तो यू विल लाइक चल ठीक है तुम्हारा क्या ही गया, ठीक है, बट उसका फायदा हो गया, वो वहाँ पहुँच गया, तो ये हो गया कमेंसलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या है, दोनों का प्रॉफिट, ठीक है, दोनों को प्रॉफिट हो जाए। म्यूचुअलिज्म आपका दोस्त है ना, वो आपकी ड्राइंग बता रहे हैं, आप उसको चीटिंग करा रहे हो, अच्छा ये देख लो, अच्छा मेरे को मैथ्स में दिखाना, दोनों का फायदा ही। म्यूचुअलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पैरासिटिज्म में, एक का फायदा एक का लॉस। इसमें क्या है, इसमें भी यही है कि तुम्हारा एक दोस्त है जो तुम्हारा रोज लंच बॉक्स खा रहे हो, तुम्हारे पैरासाइट है, तुम बेचारे भूखे मर रहे हो, ठीक है। बाय द वे दिस इज नॉट पैरासाइट, पैरासाइट के लिए इंपॉर्टेंट है कि स्पेस डिफरेंट होना चाहिए। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल सो यू कैन रिलेट। हाँ, सेकंड, नहीं तुम अपने दोस्त को कल से ये पैरासाइट बुलाने लगो बोलेगा क्या हुआ, जो मैम ने पढ़ाया था। कमिंग टू द कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन में दोनों का लॉस होता है। कॉम्पिटिशन अगर आपको समझाएं, इट्स लाइक कि तुम गए टीचर के सामने, मैम इसने गलत लिखा, आपने एक्स्ट्रा मार्क दिया, वो तुम्हारी कॉपी ले जाके मैम इसने गलत किया है, मैम ने एक्स्ट्रा मार दिया, मैम ने दोनों काट दी, पता चला कोई तीसरा टॉप कर गया। कॉम्पिटिशन। सेकेंड, अमेंसलिज्म, एक का लॉस दूसरे का ना फायदा ना लॉस, ठीक है। तो अमेंसलिज्म इज लाइक कि तुम्हें दिखा अच्छा वो रिलेशनशिप में है, तुम जाकर उनके घर पे आग लगा दिए, बेचारे कुटैया हुई, उनका रिश्ता टूट गया, तुम पहले भी सिंगल थे आज भी सिंगल थे, कुछ खास तुम्हारी जिंदगी में बाहर आई नहीं, बट उनका हो गया लॉस, तो ये भी हो गया अमेंसलिज्म, ठीक है। सो उम्मीद करते हैं कि तुम्हारे माइंड में चीज़ टिक गया होगा। तो याद रखना, अमेंसलिज्म इज लाइक अम्मा से कंप्लेन करना, इससे तुम्हें याद रहे, क्योंकि अक्सर हम लोग कमेंसलिज्म और अमेंसलिज्म में ही कंफ्यूज होते हैं, तो ये याद रखना। ब्रेकअप वाली स्टोरी थी माइनस, और बाकी प्रिडेशन पैरासाइट तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, दिक्कत होगा नहीं। कॉम्पिटिशन में दोनों का लॉस होता, दिक्कत होगा नहीं। म्यूचुअलिज्म इज मैरिज, सो प्रॉफिट। कमिंग टू द पॉइंट दैट वी हैव, वही चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है, दोनों को प्रॉफिट हो म्यूचुअलिज्म, दोनों को लॉस हो आपका कंपटीशन। टॉपर्स का फैक्ट क्या है कि टॉपर्स पढ़ाई कर रहे हैं, और टॉपर्स यहाँ तक लेक्चर 1 गो में देख रहे हैं। अगर आप इस लेक्चर को एक ही बार में देख रहे हो बिना ब्रेक लिए, तो कमेंट सेक्शन में बताना यस मैम आई एम द टॉपर, #टॉपर। अभी तुम लोग की सिटिंग कैपेसिटी बढ़नी चाहिए, तुम लोग का पेशेंस लेवल बढ़ना चाहिए, नहीं तो बोर्ड एग्जाम में ना आता बहुत रहेगा, लेकिन लास्ट के क्वेश्चंस ना मन लगा करोगे नहीं, लिखोगे नहीं, और 100 मार्क्स आएंगे नहीं। तो इंक्रीज योर सिटिंग कैपेसिटी राइट नाउ गाइज, अभी वर्क करना शुरू कर दो। अभी ये इन लोग को भी जो संभव बैच वाले बच्चे हैं उनको भी सीरियस आजकल हम बिठा रहे हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे बिठा के 100 150 क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। सो यू फोकस ऑन दिस। चलिए हम आते हैं, देखिए यहाँ पे आपको बोला है कि देखो एक टॉपर्स फैक्ट क्या है। टॉपर्स फैक्ट इज बेसिकली बोला गया कि देखो इंटर स्पेसिफिक, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ कंपटीशन। व्हाई एम आई राइटिंग दिस? इंटर स्पेसिफिक टर्म ये बार बार यूज होगा, इंटर स्पेसिफिक, ऐसे कैसे चलेगा भाई? इंटर स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक का मतलब है बिटवीन 2 स्पीसीज, 2 स्पीसीज के बीच का, ठीक है। जैसे कि आप जाओ और बंदर के हाथ से फल छीन के लेके चले आओ, इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक क्या हो गया? विद इन सेम स्पीसीज, विद इन सेम स्पीसीज, ठीक है। इंट्रा स्पेसिफिक इस बेसिकली तुम जाओ अपनी बहन को मुक्का मार के उसके हाथ से पेन ले आओ। कंपटीशन क्या हो, वो तुम्हारे नाक तोड़ दे, क्या हुआ? सेम स्पीसीज हो, दोनों इंसान हो, इंट्रा स्पेसिफिक हो गया। सो यहाँ पे आपको बोला गया है कि अगर मान लो 2 अलग अलग स्पीसीज हैं और अगर सेम कम्युनिटी में रह रहे हैं, तो पता है उनका 2 तरीके का रिश्ता होता है। एक होता है उनका कॉपरेटिव वाला, और साथ में कॉम्पिटिटिव भी होता है, दोनों ही होता है, ठीक है। क्योंकि एक दूसरे के बिना काम भी नहीं चलना है,
और कंपटीशन के बिना सर्वाइवल होगा भी नहीं. सो बोथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये तुम्हारा टॉपर्स फैक्ट है. कमिंग टू द पॉइंट, शी इज़ लुकिंग प्रिटी. देख रहे हो, ध्यान से देखो, गौर से देखो, गौर से देखो इसको, चेहरे को. अब आते हैं प्रिडेशन. प्रिडेशन आपको बोला है कि प्रिडेशन, अच्छा प्रिडेशन में हमने क्या बोला था कि प्रिडेशन में एक का होता है फ़ायदा, एक का होता है लॉस. और जनरली आपका क्या होता है कि अच्छा प्रिडेशन पैरासाइट दोनों में फ़ायदा और लॉस है. डिफरेंस क्या है कि प्रिडेशन में जनरली जान लेके मार ही डालता है. पैरासाइट इज बेसिकली हाँ तुम्हें वीक कर देगा, तुम्हारी चीज़ों को यूटिलाइज करेगा, बट दे विल नॉट किल, है ना, डायरेक्टली. तो वो हो जाता है प्रिडेशन और पैरासाइट में डिफरेंस, एक छोटू सा. और बाकी पैरासाइट में इंपॉर्टेंट है कि हाँ वो डिफरेंट स्पीसीज़ हो. ओके, प्रिडेशन आप अपनी स्पीसीज़ को भी कर ही सकते हो. ओके, कमिंग टू द पॉइंट इज कि प्रिडेशन आपका क्या है, तो करते क्या. अब आता है कि मैम प्रिडेशन नेचर में एग्जिस्ट क्यों करता है. एक का प्रॉफिट हो रहा है, किसी की जान जा रही है, किसी का, तो क्या फ़ायदा है. नेचर ने ऐसे क्यों बना रखा है कि किसी एक की जान जाए और किसी एक का बढ़िया मज़ा आए. उसके फ़ायदे हैं. सबसे पहला फ़ायदा ये है कि प्रिडेशन की वजह से ना एनर्जी ट्रांसफर होती है. अच्छा, अगर आप प्रिडेशन बोलते तो हमारे दिमाग में आता है कि एक शेर खा रहा है हिरन को, बट एक्चुअली प्रिडेटर हम लोग भी हैं. अगर आप पालक पनीर की सब्जी खा रहे हो, आप पालक के पेड़ की हत्या कर रहे हो. अगर आप चने खा रहे हो, मतलब आप चने का प्रिडेटर हो, चना आपका प्रे है. ठीक है. सो बहुत हैवी टर्म है, बट यू नीड टू एब्जॉर्व दिस. अभी देखो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या बोले कि प्रिडेशन क्या है, ये क्या है, दिस इज द प्रॉफिट. हेडिंग यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिडेशन. इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिडेशन. सबसे पहला कि प्रिडेशन की वजह से आपका एनर्जी ट्रांसफर होता है. अगर जरा सोचो कोई किसी को खाए ही ना, तुम सब्जी ना खाओ, फल ना खाओ, कोई एनिमल को ना खाए, सिर्फ प्लांट फोटोसिंथेसिस करेंगे, उन्हीं के अंदर एनर्जी आएगी, बाकी पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी. ठीक है, प्रिडेशन तो होना ही चाहिए. सेकेंड, आपको बोला गया है कि इसी वजह से जो भी हार्बीवोर हो या कार्निवोर हो, दो कि दोनों प्रिडेशन है, इस चीज़ को याद रखना. ठीक है, जो वेजिटेरियन है वो आप भी प्रिडेटर ही हो. ठीक है, हम खुद वेजिटेरियन हैं, हम भी प्रेडेटर. बताओ, प्रेडेटर के सेकंड चीज़ ये होती है कि प्रेडेटर जो होते हैं उसकी वजह से जो प्रे की पॉपुलेशन होती है कंट्रोल में रहती है. कभी कभी हमने देखा है कि प्रेडेटर अगर वहाँ से हटा दिया है तो जो आपका प्रे है, मतलब जो आपका ऑर्गेनिज्म है, वो आपस में ही लड़ाई करके मर चुके हैं, या फिर कभी कभी इतना आतंक मचा देते हैं फैल के कि बहुत प्रॉब्लम है. जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिया गया है यहाँ पे, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लर्न करना है, इसमें सब कुछ लर्न करना है. हाँ, जो चीज़ अगर हम स्पेशली मार्क कर दें बस वही नहीं लर्न करना, बाकी एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड इस पूरे आगे का पॉपुलेशन इंट्रैक्शन में तुम्हें रखना पड़ेगा. ठीक है, एक हमने क्या कहते हैं प्रिक्लिपियर, एक तरीके का क्रैक्टस होता है, उसको हम उठा के लाके कहाँ डाल दिए थे, 1920s की बात है. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में लाके डाल दिए थे. तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे उसका कोई प्रेडेटर नहीं था. अब वो भाई पूरे बहुत हज़ारों हेक्टेयर में आपकी फैल गई, जिसकी वजह से वहाँ की स्पीसीज को प्रॉब्लम होने लगा. तो ये एक ऐसा, मतलब इतनी प्रॉब्लम हो चुकी थी ऑस्ट्रेलिया में, इसको ऑस्ट्रेलियन हवॉक के नाम से जाना जाता है. तो हमने क्या किया, हमने उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने किया क्या, हमने वहाँ पे कैक्टस फीडिंग मॉथ ला के डाला, तो फिर उनकी थोड़ी औकात में आए वो लोग. ठीक है, ये देख रहे हो इतना सारा ऐसा फैल गया था, तो फिर यहाँ पे हमने मॉथ को इंट्रोड्यूस किया. मॉथ है, कौन है ये बोलता है अच्छा मैंने शराफत क्या छोड़ी, तुम तो बेईमानी पे उतर आए. ठीक है, तो मौत आता है, फिर इनको कंट्रोल में करता है, बोलता है बच्चा आगे नहीं बढ़ने का. तो इसी वजह से हमें प्रेडेटर भी इंपॉर्टेंट है, प्रे थोड़ी कंट्रोल में रहते हैं. थर्ड पॉइंट इज कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जो बायोलॉजिकल कंट्रोल के तरीके से वर्क करते हैं. बायोलॉजिकल कंट्रोल कैसे, कि यही सेम चीज़ है ना, कि बेसिकली कहीं पे अगर मान लो जैसे कोई प्लांट है वो ज़्यादा उग रहा है, तो वहाँ पे उसको प्रेडेटर डाल दो, उसको खा के ख़त्म कर देगा, बात खत्म. फोर्थ पॉइंट यहाँ पे आपको बोला गया है कि फोर्थ पॉइंट यहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं बोला है, चलो हम बोल देते हैं. क्या कमी है, हम में क्या कमी है भाई, हम ही बोल देते हैं. फोर्थ पॉइंट ये है कि जो प्रेडेटर होते हैं वो इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन को भी प्रिवेंट करते हैं. दे प्रिवेंट इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन. समझ रहे हो बच्चों, मतलब कि जो स्पीसीज़ हैं वो आपस में कट भर के ना मर जाएं, वो भी ये बड़ा ही ख्याल रखते हैं. जैसे देखा गया था कि एक बार क्या हुआ था, एक अमेरिकन में पैसिफिक कोस्ट पे एक स्टार फिश पाई जाती थी जिसका नाम पियस्टर है. वो एक बहुत वहाँ की भयंकर प्रेडेटर थी, लेकिन हमने देखा उसको हमने जब हटा दिया, ठीक है, वहाँ से, तो 10 स्पीसीज़ इनवर्टिब्रेट्स की एक्सटिंक्ट हो चुकी थी, क्योंकि आपस में इतना वो कर ली थी. ठीक है, जैसे कि छोटा एग्जाम्पल दें तो कभी कभी मम्मी पापा होते हैं तो आप भाई बहन में बड़ा प्यार होता है, डर उधर का होता है तो अपने आप ही कंट्रोल में रहते हो. मम्मी पापा जाते हैं आपस में ही सर फोड़ लो,
ठीक है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे कि इंटर, खैर अलग अलग स्पीसीज इनवर्टिब्रेट्स होते हैं ना, उनको स्टारफिश खा जाती हैं। तो जब स्टारफिश थे नहीं, डर था नहीं, आपस में एक दूसरे खा गए, 10 इनवर्टिब्रेट को एक्सटिंक्ट कर गए, मतलब गायब। तो एटलीस्ट प्रेडेटर भाई नंबर कंट्रोल में है, गायब तो नहीं हो रहे हैं, ये अलग ही लेवल पे हमने वो दिखा दिया। 5th पॉइंट क्या है, अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आती है कि चलो ये तो हो गया कि मैम प्रेडेटर का क्या इंपॉर्टेंट, बट कुछ लोग होते हैं लालची, ठीक है। वैसे आपको पता है जो प्रेडेटर्स होते हैं दे आर वेरी प्रूडेंट इन नेचर। प्रेडेटर्स आर प्रूडेंट इन नेचर, इसका मतलब क्या है कि वो सोच समझ के खाते हैं। उनको पता है कि अगर हमारा जिसके ऊपर हम फीड कर रहे हैं, अगर हम उसको खा के ख़त्म कर दिए तो कल को हम भी मर जाएंगे, ठीक है। तो इकट्ठे लालचियों की तरह नहीं ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट आपको ये बोला गया कि देखो हमारे लिए जितना ये भी ज़रूरी प्रेडेशन हो, उतना ये भी ज़रूरी है कि भाई प्रे भी बचा रहे, एकदम इतना भी खा के ना ख़त्म करे। तो प्रे के अंदर भी डिफेंस मैकेनिज्म चाहिए, प्रे के अंदर भी एडाप्टेशंस चाहिए। तो यहाँ से हमारा हेडिंग आता है डिफेंस या एडाप्टेशंस ऑफ प्रे का क्या क्या, टू रिड्यूस इम्पैक्ट ऑफ प्रेडेटर, कि वो प्रेडेटर्स थोड़ा बच के रहें, उसके लिए वो क्या क्या करते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपके कैमोफ्लॉग बेसिकली कलर चेंज करना, कि जिसकी वजह से क्या हो, उनका प्रेडेटर उनको ढूंढ ना पाए, ठीक है। मान लो तुम लोग मुझे ढूंढने आ रहे हो, इस बोर्ड के कलर में हम छुप जाएं, तुम लोग करें निकिता मैम तो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि एक स्पेशल केमिकल आपके कभी कभी क्या करते हैं, केमिकल डिफेंस। सेकंड क्या है कि अपनी बॉडी में वो आपके क्या करते हैं, वो ऐसा केमिकल बना लेते हैं जिसको उनको कोई खाता नहीं है, ठीक है। तो एक केमिकल रिलीज होता है मोनार्क बटरफ्लाई की वजह से, जो कि आपकी जिसकी वजह से मोनार्क बटरफ्लाई बहुत टेस्टफुल होती है। ये आता कहाँ पे, ये आता कहाँ से है, मोनार्क बटरफ्लाई के अंदर ये केमिकल आता कहाँ से है, क्योंकि मोनार्क बटरफ्लाई जब ये कैटरपिलर स्टेज में थी, कब थी, कैटरपिलर स्टेज में, तो इसने फीड कर लिया था, ये खा ली थी एक वीड, ये वीड खा ली थी, जिसकी वजह से इसके अंदर वो केमिकल चला गया, ठीक है। थर्ड क्या होते हैं, थर्ड तो भाई महारथी लोग होते हैं। वो कौन होते हैं, कुछ बटरफ्लाइज जो हैं दे शो पैटर्न लाइक मोनार्क बटरफ्लाई, मोनार्क बटरफ्लाई। कुछ के अंदर क्या होता है, सच में केमिकल्स आते हैं और कुछ उसकी तरह दिखाते हैं कि मैं भी यही हूं, तो लोग डरने लगते हैं, ठीक है। तो बस दिखावे की दुनिया है ना, समझ रहे हो कि नहीं, देखे समझ रहे हो। तुम लोग हमारा लिंक शेयर नहीं करते हो, हम भी ऐसे म्यूजिक वगैरह बना कर टिक 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 ऐसे करके डांस वांस करते हुए बढ़िया आएंगे गिटार वगैरह लेके, तब तुम लोग में लिंक शेयर करोगे, थोड़ा आप भी चाहिए। चलो नेक्स्ट आते हैं, पियास्टर स्टारफिश। ये देखो कितना सुंदर दिख रहा है, ये देख रहे हो, ये वही है जिसकी वजह से 10 इन्वर्टिब्रेट गायब हो गए थे, इसको हमने हटा दिया था। तो ये देख रहे हो क्या मस्त कैमोफ्लॉग है, कैसे इसका कैमोफ्लॉग इज बेसिकली बैकग्राउंड के हिसाब से कलर चेंज कर लेना। मोनार्क बटरफ्लाई कितनी सुंदर लग रही है, ये बटरफ्लाई बहुत कॉमन है, आपने देखी होगी मोनार्क वाली। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेडेशन। अच्छा वही चल रहा है कि डिफेंस क्या है, डिफेंस क्या क्या कर सकते हैं, हमने वहाँ पे करा दिया, देखो केमिकल डिफेंस करा दिया है ना, और आपका पैटर्न दिखा दिया, और कैमोफ्लॉग 2 डिफेंस दिखा दिया, थर्ड हो चुका। फोर्थ डिफेंस में हम आ जाते हैं मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस। मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस, मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस है कि कुछ आपके जो पेड़ होते हैं वो आपके अपने अंदर कांटे वगैरह बना लेते हैं, जिसकी वजह से प्रेडेटर नहीं आते हैं, उनकी ग्रेजिंग और ब्राउजिंग नहीं करते हैं। कौन उनको खाएगा भाई, कांटे चुप जाएंगे, ठीक है। फोर्थ हमारे पास क्या है, केमिकल कंपाउंड बना लेते हैं, केमिकल प्रोड्यूसेस, ठीक है। ये आपका क्या है, पॉइजनस, जैसे ग्लाइको एक आपका होता है कैलोट्रोपिस, बेसिकली कैलोट्रोपिस जो होता है वो आपका ग्लाइकोसाइड्स बनाता है, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स बनाता है, जिसकी वजह से कोई भी तुम देखते हो भांग तो नहीं, धतूरा और वो वाले पेड़ जो होते हैं मदार वाले, उस पर देखो तुम, कोई जानवर तुम्हें खाते हुए दिखेगा, क्योंकि उनके अंदर केमिकल होते हैं, मौत हो जाएगी जिसकी वजह से। निकोटीन, कैफीन, ओपियम, ये सारी चीज़ें हम लोग निकाल भले लेते हैं, बट प्लांट्स एक्चुअली अपने डिफेंस मैकेनिज्म के लिए बनाते हैं। अच्छा कि यहाँ पे एक फैक्ट है, दिस इज़ नॉट इन समवेयर, इट इज़ अ फैक्ट। व्हाट इज़ द फैक्ट, कि जो इंसेक्ट होते हैं
25% उसमें से फाइटोफैगस होते हैं। जितने टोटल इंसेक्ट हैं उसमें से 25% तो सिर्फ पेड़ पे फीड करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रेडेशन। यहाँ पे आपको बोला है डार्विन के अकॉर्डिंग क्या क्या बेसिस हैं, इसको देख लेना अपना। अब आ जाते हैं कॉम्पिटिशन पे। कॉम्पिटिशन हमारे पास क्या है, कॉम्पिटिशन की अगर हम शुरुआत करें तो डार्विन की जो थ्योरी थी उन्होंने ये बताया था कि जो इंटर स्पेसिफिक है कॉम्पिटिशन तभी होता है क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज में जब रिसोर्सेज लिमिट हो। इनके अकॉर्डिंग कि दो स्पीसीज तभी लड़ाई करेंगी जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो। बट ऐसा हमेशा सही नहीं है, कभी कभी एक दूसरे को सिर्फ डोमिनेटिंग दिखाना होता है, नहीं मैं किंग उसके चक्कर में लड़ लेते हैं, जो कि आपके घर में भी होता है। कभी कभी अनलिमिटेड चीज़ें हैं, स्टिल यू विल फाइट विद योर सिबलिंग। सो दिस इज अ मिथ, दिस इज नॉट अ फैक्ट, इस चीज़ का याद रखना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आता है, यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है कि क्या ये सच है इन ऑल द केसेस। नो इट्स नॉट, समटाइम्स दे डू फाइट इवन इफ दे हैव अनलिमिटेड रिसोर्सेज। सेकंड, कभी कभी आपको पता है जो अनरिलेटेड स्पीसीज होती हैं, ठीक है, वो भी आपकी लड़ भिड़ जाती हैं। क्यों? यहाँ पे देखो एक बताया गया है कि एक फ्लेमिंगो थी और एक फिश थी, दोनों कहाँ रहती थी, साउथ अमेरिका के लेक में रहती थी। ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। दोनों का क्या था, रिसोर्सेज सेम था और आपका क्या रिसोर्स था, जूप्लैंक्टन, और दोनों आपकी लड़ाई कर रही थी, ठीक है। तो ये आपको बोला गया है देयर आर इंटरफेयरिंग एंड द इनहिबिटिंग फैक्टर दैट रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीसीज देन द अदर। अच्छा, ये तो हो गया एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये इसका हो गया कि चलो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं या फिर रिसोर्सेज हैं, सेम रिसोर्स है। ये क्या हो गया कि दे सेम रिसोर्स की वजह से कभी कभी ये फैक्ट क्या है कि हमारी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज तभी लड़ाई करती है जब रिसोर्स लिमिटेड है, बट ये हर केस में सही नहीं है। ये क्या है कि सेम रिसोर्स अगर होता है तो अनरिलेटेड स्पीसीज भी आपकी लड़ाई कर लेती हैं। मतलब हाई चांस है कि अगर एक बंदर है, अगर वो रोटी खा रहा है और तुम्हें भी वही खानी है, अनरिलेटेड स्पीसीज, तो तुम जाके शायद उसकी छीन के ला सकते हो। हू नोस, कमेंट सेक्शन में ले आना तो बताना। थर्ड, आपको बोला गया है कि देखो कभी कभी ऐसा नहीं है कि फूड रिसोर्स लिमिटेड है या सेम रिसोर्स हैं या व्हाटएवर, मतलब कि कभी कभी आपकी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि किसी के प्रेजेंस में कोई स्पीसीज अपने आप डर के उसकी खाने की कैपेसिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपको बोला गया है कि एक है इंटरफेयरिंग इनहिबिटिंग फैक्टर, जिसकी वजह से किसी एक स्पीसीज की दूसरे स्पीसीज के प्रेजेंस में खाने की कैपेसिटी डाउन हो जाती है। इट्स लाइक कि समवन इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड नाउ लाइक यू आर नॉट ईटिंग, यू विल डाई आफ्टर सम टाइम। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे होता है कि कभी कभी किसी एक की प्रेजेंस ही इतनी खराब होती है कि उसकी ब्राउजिंग, उसकी एफिशिएंसी आपकी कम हो जाती है। बोला है कि कंपटीशन कैन बी डिफाइंड एज सिग्निफिकेंटली लोअर फिटनेस इन वन स्पीसीज इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीसीज। ये बोला है कि कंपटीशन का सिंपल सा मतलब है कि कोई ना कोई एक, दोनों एक दूसरे अपने आप को किसी ना किसी एंगल में फिट दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे, और बस वो चाहे खाने के लिए हो या किस चीज़ के लिए हो। अच्छा, इसका एग्जाम्पल लिख लो। ये कहाँ देखा गया है, ये देखा गया है गैलापागोस आइलैंड। अच्छा, यहाँ पे है एग्जाम्पल आगे शायद, ये देखो यही एग्जाम्पल वहाँ पे वर्क कर जाएगा। गैलापागोस आइलैंड में एक बकरी जो थी, जब उसको लाके हम एबंडन टोर्टॉइस के पास डाल दिए, गैलापागोस आइलैंड में डाल दिए, तो क्या होता है, आपका बेचारा टोर्टॉइस एक्सटिंक्ट हो गया। इसका रीज़न क्या था, इसका रीज़न था कि गोट की ग्रेजिंग कैपेसिटी बहुत हाई थी, बजाय टोर्टॉइस को कुछ मिला ही नहीं, ठीक है। अच्छा, ये है हमारे गॉस बाबा का कहना। गॉस बाबा अलग ही दुनिया में चल रहे थे, ठीक है। उन्होंने कंपटीशन के बारे में जो बात बोली है वो ठीक है, बट हर केस में सही नहीं है। उनका बोलना था कि देखो अगर दो स्पीसीज हैं, अगर वो लड़ाई कर रही हैं, कंपटीशन कर रही हैं, दो ऑर्गेनिज्म हैं, तो उसमें से जो सुपीरियर होगा वो जिएगा, जो इन्फीरियर होगा मरेगा। और उन्होंने प्रूव भी कर दिया कि देखो एक गैलापागोस आइलैंड था, वहाँ पे टोर्टॉइस बहुत सारे थे, हमने वहाँ पे लाके गोट डाल दी, गोट सुपीरियर है, बेचारे वहाँ पे टोर्टॉइस गायब हो गए। सही है, बट क्या ये हर जगह पे सही है? नहीं। तो एक लोग आए, कहे अच्छा ऐसा क्या, तुम्हारे एक्सपेरिमेंट को हम गलत प्रूफ करेंगे। तो गॉस को ही ये लोगों ने रॉन्ग प्रूफ किया है, ये इनके अपोज है कहीं ना कहीं। ये थ्योरी अपोज नहीं तो दिखा रही कि नो, इट्स नॉट ऑलवेज राइट। जैसे कि एक है हमारा कॉम्पिटिटिव रिलीज। कॉम्पिटिटिव रिलीज ये बोलती हैं कि अगर मान लो कोई भी दो स्पीसीज हैं, अगर वो लड़ाई कर रही हैं, है ना, अगर आप उनका सिर्फ जोग्राफिकल रीजन एक्सपैंड कर दो तो अपने आप दोनों का कंपटीशन जो है कम हो जाता है और दोनों ही सर्वाइव कर जाती हैं। तो वही आपको दिखाया था किसने, कोनल्स फेट एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने देखो बर्निकल होती है, ठीक है, एक का नाम है बर्निकल बैलनस, इसका नाम देखो बर्निकल की दो स्पीसीज, एक होती है बैलनस, एक होती है कैथमेलस, ठीक है। कैथमेलस बेचारी छुट्टी सी होती है, क्यूट सी होती है, बहुत डरती है, और ये बैलनस एकदम बड़ी सी डोमिनेटिंग सी,
या से याद रखना बी और सी से याद रखना, सी से छोटू होती है और बी से बड़ी, छोटे वाले बेचारे हमेशा दबते रहते हैं। तो याद रखना ये दोनों में क्या था, ये तो बहुत डरती थी। तो उसके बाद हुआ क्या कि कुछ ऐसे इंटरटाइडल जो जोन थे वहाँ पे सिर्फ बैलेंस पाई जाती थी। कैल्थमस बेचारी उधर आसपास भटकती भी नहीं थी। फिर हमने एक्सपेरिमेंट में कोर्नल ने क्या किया, बैलेंस को हटा दिया। तो मतलब क्या हुआ, तो उन्होंने देखा कि जो हमारी कैंथस है वो काफ़ी एरिया तक आपकी फैल गई। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए उन्होंने कि नहीं भाई ये तुम्हारा एरिया, तुम अपने एरिया में रहो, मैं अपने एरिया में रहूँ। तो समवेयर वहाँ पे जोग्राफिकली वो डिस्टेंट हो चुके थे, है ना, कि नहीं मुझे उस एरिया में नहीं आना है क्योंकि हमें जिंदा रहना है और हमें एक्सटिंक्ट नहीं होना है। तो इसको हम बोल देते हैं कॉम्पिटिशन रिलीज। कॉम्पिटिशन रिलीज बेसिकली कि अपना एरिया अलग करके रखो, लड़ाई ना हो। इट्स लाइक कि मम्मी पापा बोल रहे नहीं भाई तू हॉल में पढ़, तुम यहाँ पे रूम में पढ़ो, जिसकी वजह से तुम लोग की लड़ाई ना हो। इट्स समथिंग लाइक दैट। तो ये ऐसा तो हो नहीं रहा। तो कोई क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि नहीं हर केस में गायब नहीं होते, एक्सट्रीम नहीं होते हैं। हमारे पास थर्ड आता था रिसोर्स पार्टीज। रिसोर्स पार्टनरशिप किसने दिया था, मार्क आर्थर ने दिया था। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि इनके अकॉर्डिंग ये है कि देखो दो स्पीसीज सेम जगह पे भी सर्वाइव कर सकती हैं। इट जस्ट कि आप ना जिस चीज़ को खा रहे हो, जिस चीज़ को फीड करो, जिस चीज़ की लड़ाई है उसको पार्टीशन कर लो कि देखो ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये हमारा। जैसे कि उन्होंने बताया कि एक 5 क्लोज रिलेटेड एक बार्बल थी जो कि एक पेड़ पे रहती थी, और उन्होंने बताया कि देखो उन लोगों ने क्या किया, वो लोग अच्छे से कोएग्जिस्ट करती थी, क्योंकि उन्होंने अपना जो उनका खाने का हैबिट था, जिसको फोर्जिंग हैबिट बोलते हैं, उसी को अलग कर लिया कि ठीक है तुम सुबह खाना, हम शाम में खाएंगे, तुम सीड खाना, हम फल खाएंगे, पत्ती खाना, ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। So resource partnership is like कि you say with your brother, okay, see this is yours, this is mine, and now let's just notify it. तो वही चीज़ आपको बोला है, कंपटीशन को भी रिलीज़ करने का अपना अपना तरीका है। कंपटीशन रिलीज़ या फिर आपका ये देख रहे हो, ये देखो ये तुम्हें दिखाया गया है अलग अलग स्पीसीज, ये तुम्हें दिखाया गया है कि आपकी सेम स्पीसीज है, पता नहीं डायग्राम में, खैर वो सिर्फ देखना है। अब आ जाते हैं पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म क्या है, ये सेशन मुझे, ये चैप्टर मुझे 1-1.5 घंटे के अंदर बनाना है, ऐसा मैंने सोच के रखा है। देखते हैं 1.5 घंटे के अंदर नहीं तो 1 आवर 40 मिनट्स के अंदर तो बना ही देंगे। पैरासिटिज्म हमारे पास क्या है कि पैरासिटिज्म देखो हुआ क्या कि बहुत सारे जो लोअर प्लांट हैं और जो इसको हटाओ, पैरासाइट आपको बोला गया कि बहुत सारे आपके प्लांट्स हैं या वर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं, वो दूसरे के ऊपर पैरासाइट होते हैं, मतलब कि दूसरे के ऊपर फीड करते हैं। तो यही आपको बोला है कि जो मोस्ट ऑफ द पैरासाइट होते हैं वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, उनको पता है कि हाँ यही मेरा आपका पैरासाइट। एक मिनट रुको बेटा, मुझे एसी ऑफ करने दो। एक्चुअली इतनी ठंड में मुझे इसे चलाना पड़ा, बताओ 3:30। ओके, सो कमिंग टू द पॉइंट कि मैक्सिमम जो हमारे पास स्पीसीज होती हैं, पैरासाइट होते हैं, वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। होस्ट स्पेसिफिक का मतलब है कि उनका होस्ट फिक्स होता है कि वो किस पे पैरासाइट होंगे, ठीक है, और वो उसी अकॉर्डिंग उन पे मैकेनिज्म डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। इफ द होस्ट इवॉल्व्स अ रेजिस्टिंग मैकेनिज्म, तो पैरासाइट क्या करता है, वो उसको न्यूट्रलाइज करने का मैकेनिज्म इवॉल्व करता है। अच्छा बेटा बच के कहाँ जाओगे, ठीक है। इट्स लाइक कि तुम क्या कर रहे हो, तुम अपनी मेन नोट्स स्कूल में ले जा रहे हो कि तुम्हारा दोस्त लेना ले, अब तुम्हारा दोस्त क्या कर रहा है उसको पता चल रहा है, अच्छा तुम ये कर रहे हो, तुम्हारे घर ही सीधा आ गया। तो वही अच्छा पैरासाइट और प्रे में ना बड़ा ही अच्छा कोरिलेशन चलता है, वो अपने आप को इवॉल्व करता है, वो अपने आप को, ऐसे चलता रहता है। अब देखो होता क्या है कि पैरासाइट के अंदर कुछ कुछ एडाप्टेशंस देखे गए हैं। एडाप्टेशंस इन पैरासाइट, पैरासाइट के अंदर क्या क्या एडाप्टेशंस होते हैं। सबसे पहला चीज क्या है कि पैरासाइट के अंदर ना सेंसेस नहीं होते हैं। उनको क्या ज़रूरत है, उनको कौन सा डर है कि उनको कोई खाएगा, किसी की बॉडी पे बैठ के उनको खाना है या किसी की बॉडी के अंदर घुस के उनको खाना है, उनको कौन सा सेंस करना है कि कौन आया कौन गया, क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो वो अपनी एनर्जीज पे वेस्ट ही नहीं करते हैं। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स उनकी मैकेनिज्म बहुत कम होते हैं, क्यों, क्योंकि अक्सर करके वो डाइजेस्टेड फूड ही उनको डायरेक्ट मिल रहा है, उनको नहीं है कि खाना है, अचीव करना है, कुछ भी करना है। पैरासाइट के अंदर आपको बोला है कि उनके अंदर एडेसिव ऑर्गन्स होती हैं, एडेसिव ऑर्गन जिसकी वजह से चिपक सके। जैसे हमारे इंटेस्टाइन में जो भी पैरासाइट हैं उनके अंदर ऐसे हुक्स एंड सकर्स ऐसे होते हैं, तो हमारे इंटेस्टाइन से ऐसे सेल से ऐसे हो जाते हैं, तो उनको हुक्स एंड सकर्स बोलते हैं। अगर वो नहीं होंगे तो पता चलेगा तुम डांस कर रहे होगे, बेचारी तुम्हारे अंदर का पैरासाइट बोल रहा है यार क्या कर रहा है ये, ठीक है। सो दे हैव हुक्स एंड सकर्स, बेचारे खा भी नहीं पाएंगे, तो दे हैव इवॉल्व्ड हुक्स एंड सकर्स, और जिसकी वजह से, और हाँ हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, इनके पास काम वाम कुछ है नहीं, रिप्रोडक्शन ही किए जा रहे ठीक है। सो कमिंग टू द पॉइंट कि ये हो गया हमारा 3-4 आपका एडाप्टेशन, ये तुम्हारा 2 मार्क्स में आता है ना कि क्या क्या पैरासाइट के अंदर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऐसा देखा गया है कि जो भी
कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल वाले पैरासाइट होते हैं उनको अक्सर 2 पैरासाइट चाहिए होता है, 2 होस्ट चाहिए होता है, ठीक है। तो वही आपको बोला कि यही आपको बोला कि जितने मैक्सिमम जो पैरासाइट होते हैं वो हार्मफुल ही होते हैं। ऑफ कोर्स पैरासाइट तभी उनको बोला ही गया है। अब एग्जांपल आपको बोला गया है कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल वाले, जैसे आपको बोला गया है, हाँ जैसे आपको बोला गया है कि ह्यूमन के लीवर के अंदर देखो एक होता है आपका लीवर फ्लूक, वो हमारे लीवर के अंदर भी रहता है, ठीक है, और साथ में स्नेल, हाँ स्नेल और फिश उसको चाहिए, ठीक है, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। देख रहे हो, ये तुम्हें करना नहीं है, बस इसको याद रखना है कि हाँ उसको क्या क्या चाहिए, स्नेल भी चाहिए, फिश भी चाहिए। ये तुम लोग मलेरिया वाले में देखे हो या फिर तुमने मॉस्किटो में देखा है मलेरिया पैरासाइट। मलेरिया पैरासाइट हमारा क्या था, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में, HHD का क्वेश्चन है। इसको भी 2 चाहिए, एक इंसान एक मॉस्किटो। थर्ड आ जाते हैं कि हमारे पास पैरासाइट के 2 टाइप्स होते हैं, है ना, एक होता है एक्टो पैरासाइट, एक होता है एंडो पैरासाइट। एक्टो मतलब ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस मतलब बॉडी के ऊपर, एंडो मतलब बॉडी के अंदर। तो अगर बॉडी के ऊपर अगर कोई पैरासाइट है तो एक्टो पैरासाइट, अगर बॉडी के अंदर कोई है तो एंडो पैरासाइट। एक्टो में हमारे पास क्या है कि जैसे एक्सटर्नल सरफेस पे, जैसे टिक्स क्या होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो डॉग वगैरह के ऊपर होते हैं। लाइस, आपके सर में जू पड़ जाए, वो क्या है, लाइस ऑन ह्यूमन, ये हमारे सर पे ही है, हमारे बॉडी के अंदर तो घुसी नहीं है, ये हो गई। या फिर कोपेपॉड्स, ये आपकी मरीन फिशेस के ऊपर होती हैं। या फिर कैस्क्यूटा जो प्लांट होता है हेज प्लांट के ऊपर, ये चारों तुम्हें लर्न करना पड़ेगा। याद रखना, अगर प्लांट का एक्टोपैरासाइट पूछा जाए आप ये एग्जांपल दोगे, एनिमल्स का आप ये चीज़ दे सकते हो, पूछ सकते हैं ऑन ह्यूमन। तो यहाँ पे क्या करते हैं, स्पेसिफाई करके एग्जाम्पल पूछ लेते हैं। तुम अगर कोई 2 याद करोगे काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बताया गया है कि कैस्क्यूटा जो होता है वो आपका, हमने आपको बोला कि वो हेज प्लांट के ऊपर होता है। तो वो क्या करते हैं, वो अपनी क्लोरोफिल ही वो गायब कर दिए। क्यों? क्योंकि पॉइंट क्या है, व्हाट दे विल डू, खुद से खाना बनाना नहीं है, किसी और का ही खाना है। इट्स लाइक कि तुम लंच ले जाके करोगे क्या, अपने घर में तुम कुकिंग स्टोर क्यों ही रखोगे जब तुम्हें खाना दूसरे घर में ही है, ठीक है। तो वही पॉइंट है। इंडो पैरासाइट हमारे पास क्या है कि बॉडी के अंदर रहते हैं, ठीक है। इनकी लाइफ साइकिल बहुत कॉम्प्लेक्स होती है और जनरली क्या होते हैं, बहुत ही इनका एनाटॉमी मॉर्फोलॉजिकल फीचर कुछ खास होता नहीं। क्यों? वही आपका ये बेसिकली बताया जा रहा है एडाप्टेशंस ऑफ पैरासाइट। पैरासाइट के अंदर कुछ भी अच्छा फीचर नहीं होता क्योंकि उन्हें काम ही नहीं है किसी चीज़ का, ठीक है। तो इंडो पैरासाइट तो तुम्हें पता है, ये हमारी बॉडी के अंदर कौन रहता है, हमारी बॉडी के अंदर कितने पैरासाइट रहते हैं, बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर भरे होते हैं, इंडो पैरासाइट हो गए। और आपके क्या बोलते हैं, हमारी मलेरिया पैरासाइट हो गया, फाइलेरिया वॉर्म वगैरह हो गया, ये सब इंडो पैरासाइट है, ओके। अब आता है, एक आ जाता है हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ पैरासिटिज्म आ जाता है। अच्छा, पैरासिटिज्म से होस्ट को प्रॉब्लम क्या होती है? पैरासिटिज्म को होस्ट से प्रॉब्लम ये होती है जिसके ऊपर पैरासाइट होता है, अक्सर करके उसकी सर्वाइवल रेट बेचारे की डाउन हो जाती है और उनके अंदर पता है क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी उनकी कम होती जाती है क्योंकि आप उनको वीक करते जा रहे हो। ग्रोथ रिप्रोडक्शन कम हो जाता है क्योंकि आपकी बॉडी का न्यूट्रिशन अगर कोई और ले जा रहा है, ऑफकोर्स आपका ग्रोथ नहीं होगा। अगर लाइस अगर किसी के सर में होती है, उसका हेयर ग्रोथ नहीं होता। एक सिंपल सा पॉइंट अगर आप याद रखो। और फिजिकली और जो है इतना वनरेबल कर देता है ना, अगर किसी के ऊपर पैरासाइट होता है कि जो होस्ट होता है वो बेचारा, अगर उसको कहीं से भी कोई बीमारी होती है, ठीक है, जैसे आपको देखते हो किसी के अंदर कोई पैरासाइट है अगर ग्रो कर रहा है, तो जैसे एस्कैरिस वगैरह बॉडी के अंदर जिसकी ग्रो करता है, उनको वीकनेस इतनी होती है कि उनको जब तक बुखार या कुछ ना कुछ हो ही रहा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है, तो वही आपको बोला कि इतना वनरेबल कर देता है कि जब भी अगर मान लो कोई प्रेडेटर है उसको खाएगा तो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएगा, ओवरऑल आपकी बॉडी वीक हो जाती है, बट जनरली किल नहीं करता। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरासाइट एंड वो प्रेडेटर। अच्छा, ब्रूड पैरासिटिज्म बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें कहते हैं बेवकूफ बनाना, ठीक है। डायरेक्ट पैरासाइट भी होते हैं बट डायरेक्ट नहीं। एक इसमें क्या होता है, कुछ बर्ड होती है, जैसे आपकी कुक्कू, कोयल की जो बर्ड होती है बहुत मस्त होती है। वो क्या करती है, अपने एग को ना, ये देख लो, ये एक्टो पैरासाइट है, ये टिक्स हैं, और ये देखो इंडो पैरासाइट है फिश के अंदर। कितनी सुंदर लग रही है, देख लो ध्यान से घूर के। ये देखो, ब्रूड पैरासिटिज्म क्या होता है, जो कुक्कू होती है, कोयल होती है, वो पता है क्या करती है, क्रो के नेस्ट में ले जाके अपने एग को छोड़ देती है। उसको लगता है अगर हमारा है, अब क्या करता है, उसको अच्छे से क्रो बेचारा पालता है, सब कुछ करता है। जब अल्टीमेटली अंडा फूटता है, पता चलता है तो कुक्कू है, तो किसी और का पूरा सेवा कर दिया। कोयल को हम लोग इतनी इज्जत देते हैं, धोखा दे गई वो। नेक्स्ट, कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म की हमारे पास बात अगर आ जाए तो कमेंसलिज्म ये ऐसा होता है कि एक का प्रॉफिट, दूसरे का ना ही लॉस और ना ही प्रॉफिट, ठीक है। तो कमेंसलिज्म आपको बोला गया है जैसे ऑर्किड प्लांट,
ठीक है। ऑर्किड क्या होता है, ये आपका ग्रो करता है मैंगो पे, ठीक है। देखो ऑर्किड मैंगो पे ग्रो करता है बट खुद का फोटोसिंथेसिस करता है, मैंगो से कुछ नहीं लेता, ठीक है। तो मैंगो का लॉस नहीं हो रहा है, इट जस्ट ऑर्किड प्लांट को एक जगह से क्या मिल रहा है, सपोर्ट मिल जा रहा है, रहने की जगह मिल जा रही है, तो उसका फायदा हो गया। बर्निकल, छोटी छोटी मछलियां होती हैं, वेल जो बड़ी सी मछली होती है उसके बैक पे होती है, उसकी पीठ पे होती है, जिससे क्या होता है, मान लो वेल अगर कुछ खा रही है तो जो भी छोटे मोटे जो उसका लेफ्ट ओवर होता है वो फटाक से उसको मिल जाता है, ठीक है। तो उसका फायदा हुआ, और वेल तो वैसे भी नहीं खाती। यही आपको बोला गया कि जैसे अगर रूरल एरियाज में आप देखो कि बहुत सारे जानवर होते हैं जो कैटल्स होते हैं, जो घास खा रहे होते हैं, वो चल रहे होते हैं, उनके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे बर्ड्स और ऐसे चल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी वो मान लो झाड़ है उस पर पैर मूव करते हैं तो वहाँ के छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं, तो उन कीड़ों को खा लेते हैं। तो वो तो वैसे भी कैटल उन कीड़ों को नहीं खाती क्योंकि हार्बिवोर है, बट बाकियों का फायदा हो गया क्योंकि उसकी वजह से वो बाहर निकले नहीं तो उनके लिए ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता, झाड़ी में छुपे रहते। तो ये भी आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और सेकेंड हमारे पास क्या हो गया, सी एनीमून जो है, एक होती है क्लाउन फिश, ठीक है। सी एनीमून के अंदर टेंटिकल्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा, तो जिसकी वजह से उसके आसपास कोई प्रेडेटर नहीं आता। तो क्लाउन फिश क्या करती है, बोलती भैया बाबू हमको थोड़ी जगह दे दो, रहने दो। तो क्लाउन फिश जब सी एनिमल के अंदर रहती है तो कोई उसके आसपास आता नहीं, तो क्या होता है, बेसिकली उसको सुरक्षा मिल गई। ये देखो ये फिश और ये हो गए इपीफाइट की ब्रांचेस हो गई, ये देख रहे हो, ये देखो इनको फायदा हो जा रहा है, यहाँ से कीड़े उड़े हैं खा लेंगे, इसका वैसे भी कुछ लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। बर्निकल है इनके इस पे, ठीक है। अच्छा इसका कभी कोई प्रॉफिट हो जाता है, पता है, इसकी सफाई कर देते हैं कभी कभी लोग, ये तुम्हें करना नहीं है। ये देखो कंपनी इसकी वजह से, शेर की वजह से लोग इसको भी डर रहे हैं। ये देखो क्लाउन फिश इसके अंदर रह रहे हैं और सी एनिमल के आसपास से कोई डर से आ नहीं रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ चुका है इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन क्या है, म्यूचुअलिज्म क्या है, म्यूचुअलिज्म इज दोनों का प्रॉफिट, ठीक है। सबसे पहला फायदा बचपन से पढ़ते आ रहे हो, हम आपको क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म इज लाइक मैरिज, हस्बैंड वाइफ की, बाहर से कोई कमा के लाएगा घर पे कोई बनाएगा, जैसे कि दोनों का प्रॉफिट होता है। जैसे कि आपका लाइकेन, लाइकेन क्या है, बेसिकली जब आपके एल्गी और फंजाई जब आपके एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं, ठीक है। एल्गी क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है, वो उसका एब्जॉर्प्शन वगैरह करके देती है। फंजाई, दोनों का प्रॉफिट है, दोनों जिंदगी में जी रहे हैं, एक मरेगा दोनों मरेंगे, ठीक है। कोडिपेंडेंसी हो जाती है। माइकोराइजा क्या है, आपके फंजाई के साथ में हायर प्लांट की रूट आपके एसोसिएट कर जाती हैं और फंजाई उसको अच्छे से फॉस्फोरस मिनरल लाके एब्जॉर्ब करके देता है और हायर प्लांट उसको खाना बना के देता है, हो गया म्यूचुअलिज्म। सेकेंड, आपने देखा होगा बहुत सारे पॉलिनेटर्स डिपेंडेंसी होती है कि तुम्हें हम पॉलिन रिवॉर्ड देंगे, तुम आओ नेक्टर लेके जाओ अपना हनी वगैरह और मेरा पॉलिनेशन करा दो, ये भी तरीके का म्यूचुअलिज्म है। अच्छा म्यूचुअलिज्म लीड्स टू कोएवोल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, कि कोई एक अगर अपने आप को इवॉल्व करता है दूसरा भी अपने आप को इवॉल्व कर लेता है क्योंकि दोनों को साथ साथ रहना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आते हैं, बहुत सारी जो फिग की स्पीसीज हैं, फिग और वास्प, इनका बड़ा अच्छा रिश्ता होता है, ठीक है। इनका 1-on-1 होता है, इनको कोई और नहीं चाहिए, इन्हीं से कराते हैं पॉलिनेशन। जो फ्रूट होती है, जो आपकी होता क्या है कि जो वैस्प होती है वो अपने एग को ना इनके अंदर फिग प्लांट के अंदर एग ले कर देती है। अब उनके एग को क्या है, अच्छा खासा न्यूट्रिशन मिल जाता है, उनको ग्रो करने का टाइम मिल जाता है ना, और उसकी वजह से होता क्या है, जो आपका फिग होता है उसका पॉलिनेशन हो जाता है, और क्या। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपको बेटा लर्न करनी पड़ेगी, इसमें से कुछ भी आप छोड़ ही नहीं सकते हो, बात ये है। लेकिन यहीं पे आता है कभी कभी धोखा। एक धोखा ये होता है कभी कभी कि जो ये फिग और वेस्प वाले में भी कभी कभी जो उनके एग होते हैं बहुत सारे, वो बहुत ज़्यादा खा जाते हैं, पूरे प्लांट को ही समझो ख़त्म कर देते हैं, वो एक प्रॉब्लम है। खैर कभी कभी होता है कि धोखा, सेक्सुअल डिसीट। सेक्सुअल डिसीट में क्या होता है कि बेसिकली बेवकूफ़ बनाते हैं। जैसे एक प्लांट होता है ऑर्किड का, ठीक है, ऑर्किड का प्लांट क्या होता है, मेडिटेरेनियन ऑर्किड जिसको फाइरस बोलते हैं, वो अपने अंदर उसका जो फ्लावर होता है, ठीक है, वो ऐसे दिखता है जैसे कि फीमेल इंसेक्ट है। अब मेल इंसेक्ट को लगता है अच्छा वो मेरी फीमेल बैठी है, बढ़िया उड़ उड़ के जाता है, और किस लिए, कॉपुलेशन करने, ठीक है, उसको अपनी भी तो आगे जनरेशन बढ़ानी है। पता चलता है फीमेल के उस पर बैठता है, कॉपुलेशन करता है, पता है ओ ये तो फीमेल है ही नहीं, बट अब तो तुम आ गए हो ना फ्लावर पे तुम बैठ गए, मतलब तुम्हारे बॉडी में तो हमारा पॉलिनेशन चिपक ही गया। अब क्या होता है, बेचारा उड़ के गया कहीं और किसी और फीमेल प्लांट पे, उसको लगा कि उसकी फीमेल है, लेकिन पता चल रहा है फिर से वो फ्लावर है, क्या कर रहा है, पॉलिनेशन करा रहा है। तो इसको बोलते हैं सेक्सुअल डिसीट, ठीक है। और वो बोलते हैं स्यूडो कॉपुलेशन, झूठा कॉपुलेशन, क्योंकि भाई एक आपका स्पीसीज डिफरेंट है, कॉपुलेट तो एक्चुअल में हो नहीं रहा है, इट जस्ट को लग रहा है कि कॉपुलेशन कर रहा है और हमारा ये बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है। तो ये आपका है और कुछ है नहीं यहाँ पे, स्यूडो कॉपुलेशन होता है और फ्लावर में होता है, ठीक है। ये अमेंसलिज्म है। अमेंसलिज्म क्या है, इस बेसिकली आपका एक का लॉस दूसरे का ना फायदा ना लॉस। जैसे आपको दिया गया है कि जो है हाइड्रोक्साइलमाइन जो है आपका एक तरीके का एल्गी
देखो कुछ एल्गी होती हैं जो आपकी ऐसे केमिकल रिलीज करती हैं जिसकी वजह से बाकी वाले मर जाते हैं, उनका कुछ फ़ायदा नहीं होता। एक तुम लोग एक अच्छा सा तुम लोग जान सकते हो जो तुम लोगों ने पढ़ा है मेंसलिज्म का एग्जाम्पल, याद है हमने क्या पढ़ाया था एंटीबायोटिक के उसमें कि पेनिसिलिन क्या करती है, कुछ ऐसे केमिकल रिलीज करती है जिसकी वजह से उसके आसपास की बैक्टीरिया मर जाती हैं। ठीक है, तो वो क्या रहा है, उसका क्या कुछ फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, बट आसपास के लोग अपने आप उनका लॉस ही लॉस हो रहा है। सो आई रियली होप यू एंजॉयड द सेशन। और अगर आपको बेटा सेशन अच्छा लगा हो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, क्योंकि एक सिंपल सी बात बताते हैं, जितना अच्छे से तुम लोग लेक्चर शेयर करोगे ना उसी हिसाब से आई विल बी एबल टू प्लान। ठीक है, बिकॉज दिस चैनल एंड इट हैव लाइक सो मैनी थिंग्स। तो अगर आप लोग का अच्छे से चैनल, अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम पे हम और अच्छी सीरीज़ लाएंगे, एग्ज़ाम के पहले आपकी तैयारी कराएंगे, है ना, एग्ज़ाम के दिन आपके साथ बैठ के लाइव मैराथन लेंगे और साथ में आपको लर्न कराएंगे। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, अगर आप लोग शेयर कर दिया करो तो अच्छा लगेगा, मुझे भी लाइक कर दिया करो। फीडबैक्स आपके ऑलवेज़ वेलकम हैं, आपकी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑलवेज़ वेलकम है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैम ये हो जाता थोड़ा बेटर होता है, मैम ये आप ऐसे कर दो, ठीक है, ज्ञानी बाबा ज़्यादा मत बन जाओ, आप कमेंट बता सकते हो, अदरवाइज आई विल बी द वन चूजिंग कि इसमें से क्या है। बाकी तो कुछ महारथी लोग रहते ही हैं। सो डू दैट, आई वुड लव जस्ट आप शेयर करो और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और फटाफट से जो भी लेक्चर्स हैं कमेंट, जस्ट ड्रॉप अ कमेंट इफ़ यू आर डन विद द सेशन ना, जस्ट ड्रॉप कि मैम आई एम डन, मैंने ये लेक्चर पूरा इससे कॉन्सेप्ट समझा, तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ समझ आएगा, ओ अच्छा इस बच्चे ने किया, पूरा चैप्टर किया, तो हमें भी एनर्जी मिल जाएगी, है ना। तो चलो, तुम्हारे पिछले वीडियो के इतने प्यारे प्यारे कमेंट थे कि मैंने बैक टू बैक 3 वीडियोज़ लगा दी। तो चलो ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। टाटा बाय बाय, सी यू। और हाँ, अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा है तो #डन, और अगर एक बार में देखा है, 2 बार में देखा, उसको लगाना #डन इन 1 गो और 2 गो। ठीक है, आई वॉन्ट टू से योर फोकस कि तुम लोग का क्या है सिटिंग कैपेसिटी, झूठ नहीं, सच सच। ओके, बाय।